ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही क्रिस्प वीडियो होने वाली है, बिल्कुल नीट एस्पिरेंट्स के लिए। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी I इज इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी। बेटा ये है करंट का फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिर्फ चार्ज का फ्लो करना करंट नहीं है, उसका रेट पता होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल, मान लो 2 कूलम 1 सेकंड में बह रहा है तो करंट 2 एम्पेयर आ गई। बट वहीं 2 कूलम अगर 0.1 सेकंड में बैठेगा तो करंट 20 एम्पेयर की। कितनी गई? 20 एम्पेयर। इसका मतलब टाइम का पता होना जरूरी है कि कितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है। कितनी बात क्लियर? इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और अगर एवरेज की बात करें तो हम बोलते हैं डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है बेटा, क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं। जैसे मान लो उसने दे दिया चार्ज की वैल्यू दे देगा, वो बोल देगा 2t, यानी जो चार्ज टाइम पर डिपेंड करा। करंट निकालें, क्या निकालें? करंट निकालें 2 सेकंड पे 3 सेकंड पे। तो सीधे क्या करेंगे हम? करंट क्या होता है? डी क्यू बटे डी टी। तो 2t का क्या 2 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे दिया होता, चार्ज की वैल्यू हो जाती 3t² + 2t। तो क्या लिखते हैं? I इज इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6t + 2। अब मान लो टाइम की वैल्यू 1 2 दे दी तो करंट आपकी निकल गई। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब अगर चार्ज दिया तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही मान लो आपको करंट दे दी जाए, क्वेश्चन नंबर 3, करंट दे दी I इज इक्वल टू 2t² + t। आपको चार्ज पूछा गया, चार्ज कैसे निकालेंगे? आपको पता है करंट क्या? डी क्यू बटे डी टी इज इक्वल टू 2t² + t। अच्छा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डी क्यू इज इक्वल टू 2t² + t डॉट डी टी। इंटीग्रेशन कर दो। अब वैल्यूज़ दी होंगी, कहाँ से कहाँ जाना है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? आपको पता है 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा t3/3 + t²/2। लिमिट्स दी होंगी कहाँ से कहाँ तक जाना है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? इसका मतलब अगर चार्ज दिया है तो करंट निकालना आना चाहिए, करंट निकालिए तो करंट दिए तो चार्ज निकालना आना चाहिए। सिंपल है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बेटा जो करंट है, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी तब है जब आपको पूछेगा वेक्टर या स्केलर में से। अच्छा सर, पर बेसिकली क्या? बेसिकली ये एक टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। हाँ, अगर आंसर में दिया है स्केलर है या वेक्टर है तो आप टिक करके आओगे स्केलर को। बट अगर ऑप्शन में दिया है टेंसर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर या स्केलर, तो आप ना ही वेक्टर को ना ही स्केलर को, आप टेंसर क्वांटिटी को टिक करोगे। किसको करोगे? टेंसर क्वांटिटी। बेटा टेंसर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल, डायरेक्शन होता है, बिल्कुल, डायरेक्शन भी होता है, पर ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। बेटा स्केलर वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूनिट होते हैं। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, डायरेक्शन होती है, वेक्टर लॉ को भी फॉलो करते हैं। पर टेंसर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, पर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक 3 तारे हैं आपके पास। बेटा हुआ क्या, यहाँ से 7 एम्पेयर करंट आई, यहाँ से 3 चलेगी और यहाँ से 4। डायरेक्शन चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ इसकी डायरेक्शन? मतलब मान लो डायरेक्शन पता ही नहीं है तो आप इसको 7 नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं इसको ये डायरेक्शन बनाऊँ तो यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7 आई, 3 और 4 यहाँ चलेगी। बट अब ध्यान सुनो, अगर मैं इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दूँ, इसकी डायरेक्शन उल्टी, इसका मतलब 7 आई 4 आई, तो बेटा यहाँ से कितनी निकलेगी? फिर 11। कितने निकलेगी? 11। इसका मतलब हाँ, जो करंट है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो यहाँ से 5 एम्पेयर आई, यहाँ से 4 एम्पेयर आई और यहाँ से कितने लिख रही हैं? 9 एम्पेयर। कहने की बात है हमको इस एंगल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इस एंगल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वेक्टर लॉ नहीं दिखा सकते, क्योंकि वेक्टर लॉ का है a² + b² + 2ac cos ऑफ थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा, ये भी तुम समझ गए। वेरी गुड। इसके बाद बेटा एक टर्म डिफाइन की जिसको हमने बोला करंट डेंसिटी। क्या बोला? करंट डेंसिटी। यार हमको पता है करंट कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो हमने क्या किया, एक चीज़ ऐसी डिफाइन की जो वेक्टर हो, काम करंट वाला करे पर हो क्या? वेक्टर। तो हमने कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर में हमने ऐसे करंट फ्लो कराई। ठीक है बेटा, ये एक एरिया ले लिया इसमें से, ये ए तो ये भी ए तो ये भी ए। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, बिल्कुल इसका एरिया। अगर इसका एरिया वेक्टर देखें तो सबको पता है एरिया वेक्टर इसका बाहर को होगा।
बेटा इसका एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन क्या सेम है? बिल्कुल। तो जो करंट डेंसिटी डिफाइन कीगी जे वेक्टर, वो डिफाइन की आई बटे ए। क्या डिफाइन की? आई बटे, क्या ये बात याद रहेगी? जो करंट डेंसिटी डिफाइन की वो की आई बटे ए। अच्छा, एरिया कौन सा लेना है? फील करते हैं। मान लो आपका जो एरिया लो वो आप ऐसे लो, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर यहाँ आएगा। मान लो इसका एरिया था ए, इसका था ए डैश, इसका, पर आपने वही लेना है एरिया जो करंट के अलॉन्ग हो। किसके अलॉन्ग हो? करंट के। इसका मतलब ए डैश नहीं लोगे आप, इसका मान लो ये एंगल थीटा है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ए डैश कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ पे हमने वही लेना है एरिया जो किसके अलॉन्ग हो? करंट के अलॉन्ग हो। तो करंट के अलॉन्ग ए कॉस थीटा, तो हम इस केस में लिखेंगे जे वेक्टर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए डैश कॉस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है? और आपको पता है कॉस थीटा, ये भी वेक्टर बीच में कॉस थीटा का डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल। तो आई का फॉर्मूला आया, वो आया जे वेक्टर, सॉरी कैप लगा रहा हूँ बार बार, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक स्केलर प्रोडक्ट। ये देखो स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? कुछ पूछना तो नहीं है? पक्का? गारंटी? करंट डेंसिटी समझ आ गई? करंट डेंसिटी समझ आ गई? हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर्मूला आई बटे ए, आई बटे ए, और ए कौन सा? जो करंट के अलॉन्ग हो, जो करंट के अलॉन्ग हो। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, पक्का? आसान था ये, कुछ मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला टर्मिनोलॉजी है और कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद बेटा जो हमने पढ़ना है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से समझेंगे, वी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हुआ क्या, अभी तक जो हम कंडक्टर पढ़ रहे थे वो ऐसे आइसोलेटेड था, अकेला कंडक्टर था, कोई मज़े में कोई बैटरी बुटरी नहीं लगी है। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन थे या जो भी पॉजिट्रॉन हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के उल्टे, वो बेटा रेस्ट पे थे या रैंडम मोशन कर रहे थे? वो हमेशा रैंडम मोशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रैंडम मोशन। अच्छा, रैंडम मोशन कुछ इस प्रकार का, देखो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, टक 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 टक, दोबारा इधर ही आ गई। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आ रही थी वो भी कितनी आ रही थी? जीरो। कितनी आ रही थी? जीरो। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये तब की कहानी जब कोई बैटरी वगैरह नहीं लगा दी थी। मान लो इसी को हमने बैटरी लगा दी, जब बैटरी लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस तरफ, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गई, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पीछे चलेंगे और जो पॉजिट्रॉन है वो आगे चलेंगे। ऐसे ही होगा। हमने देखा जो इस बार मोशन हुआ, मोशन तो इस बार भी वैसे ही हुआ, ये देखो टक 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 टक, बट इस बार कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्या आ गई बेटा? नेट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब इस बार जो भी पॉजिट्रॉन है, हम पॉजिट्रॉन मांगे आगे चल रहा है, जो भी पॉजिट्रॉन आगे चल रहा है वो खिसकते खिसकते आगे जा रहा है, मतलब ड्रिफ्ट होते आगे जा रहा है। इसी वेलोसिटी को हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला हमने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या इतनी बात क्लियर है? और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये कोलिजन्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कोलिजन्स। बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं उसमें, एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे पॉजिट्रॉन है, तो हो रहा क्या? कोलिजन्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कोलिजन। अब मान लो, देख लो, ये ऐसे करके कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक बेटा। ये और ये इस डिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ पे फ्री है, इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। क्या इतनी बात है? क्योंकि यहाँ के बीच में कोई कोलिजन नहीं हो रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड फ्री पाथ, ठीक है। अब वैसे ये फ्री पाथ है, पर जरूरी नहीं है ये फ्री पाथ और ये फ्री पाथ सेम हो, तो हमने इनका मीन निकाल दिया। क्या निकाल दिया? मीन फ्री पाथ। इसको हमने बोला लिम्डा। क्या बोला? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच में कोलिजन, जब ये मीन फ्री पाथ पे है, जब यहाँ पे कोलिजन नहीं हो रहा है, तो ये रिलैक्स कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम। वैसे ही रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है, तो हमने उसका भी मीन निकाल दिया और उसको हमने बोला एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया टाउ से। किससे रिप्रेजेंट किया? टाउ से। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया, हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाई, S = ut + ½ AT²। फॉर्मूला आया वो आपने याद रखना है, E/2m × टाउ इंटू टाउ। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब मान लो ये E है, लेंथ इसकी L है, V इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, V इसके अक्रॉस पोटेंशियल। तो आपको पता है E की वैल्यू क्या होती है? V/L। तो VD की जो फॉर्मूला आया वो आया E/mL × टाउ। क्या क्लियर है बात? ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। EV टाउ डिवाइड बाय 2mL, EV टाउ डिवाइडेड बाय 2mL। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? ठीक है, याद रखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है एवरेज वेलोसिटी से। मान लो इसकी जो स्पीड थी, देखो घूमने की स्पीड, नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है पर स्पीड थोड़ी जीरो है। यहाँ पे जो स्पीड है
वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ वेलोसिटी जीरो है बेटा। ये होती है 10⁴ से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकंड पे। पर जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो आती है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶, मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि बीच में कोलिजन्स ही इतने हैं, बीच में डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी है, रेजिस्टेंस ही इतनी है कि वो अपनी स्पीड मेंटेन कर ही नहीं पा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है बट अब इतना टाइम आपके पास नहीं है। उसके बाद आता है बेटा रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेटा पहले बात तो फार्मूला याद रख दो, I = NEAVD। ये फार्मूला याद रखना है, अब कहाँ से आया छोड़ो, NEAVD। बेटा E एलिमेंट्री चार्ज, A एरिया ऑफ द कंडक्टर, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ चार्जेस फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है बेटा। अगर VD की वैल्यू जो अभी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी, EV/ml टाउ × 2, यहाँ पे पुट करेंगे तो V/I की वैल्यू आएगी 2m ml/ne² टाउ a, ये वैल्यू आएगी। अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब बेटा अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो ना, किसको, टेम्परेचर को आप क्या कर दो बेटा, कांस्टेंट कर दो, तो हर चीज़ कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का, लेंथ कंडक्टर की कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। तो बेटा V/I कांस्टेंट, यही है बेटा आपका ओम्स लॉ। क्या है आपका ओम्स लॉ। और इस टर्म को हमने बोला रेजिस्टेंस। क्या बोला, रेजिस्टेंस। आपको पता है V/I = R, यही है हमारा ओम्स लॉ। इसका मतलब R की जो वैल्यू आई वो आई 2ml/ne² टाउ a। क्या क्लियर है बात? अच्छा, हमने रेजिस्टेंस का एक और फार्मूला पढ़ा है, ρL/A। इसका मतलब ये जो वैल्यू है अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये वैल्यू आ जाएगी रो की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? रो की। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। अच्छा, अब बात चलते हैं रेजिस्टेंस किस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, सुनते जाना बेटा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पहली बात लेंथ पे जो कि दिख रहा है आपको, दूसरी बात एरिया पे जो कि बिल्कुल दिख रहा है, तीसरी बात टेम्परेचर पे जो कि अभी बात करेंगे, फोर्थ बात डायरेक्शन पे, हाँ ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और फिफ्थ बात रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल पे। किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पे। जबकि रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे और एक मटेरियल पे। जैसे एग्जांपल, आयरन की रेजिस्टिविटी हमेशा सेम होगी। कैसी होगी? हमेशा सेम। हाँ टेम्परेचर के साथ बदलेगी पर होगी कैसी? सेम। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। पर रेजिस्टेंस आयरन की चेंज हो सकती है अगर उसका लेंथ और एरिया चेंज करें। देखो ना, हमको रेजिस्टिविटी पता है, हम क्या अगर L और A अपने हिसाब से सेट कर दें तो आयरन की जो मर्जी रॉड हो, 10 मीटर की, जितना मर्जी एरिया हो, तो हम उसकी रेजिस्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि एक फैक्टर तो कांस्टेंट है उसमें, रेजिस्टिविटी तो सबकी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अब बात थोड़ी करते हैं डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करती है। देख लो, 2 मिनट के लिए देख लो, ये 10th में नहीं पढ़ाया जाता है। देख लो टेम्परेचर पे, मान लो ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। मान लो मैं बोल रहा हूँ करंट, इसको मैंने बोला A साइड, इसको मैंने बोला B साइड, और इसको मैंने बोला C साइड। मान लो करंट ऐसे एंटर कर रही है और यहाँ से जा रही है, करंट ऐसे बह रही है। तो फॉर्मूला क्या है? R = ρL/A। अब समझते हैं हमसे, रो का रो तो सेम रहेगा, L/A कैसे चेंज होता है? बेटा L वो लेना है जो अलॉन्ग द करंट, L क्या लेना है? जो अलॉन्ग द करंट है। बेटा अलॉन्ग द करंट L क्या ये है? क्योंकि करंट भी ऐसे बह रही है और ये C, तो इधर लिखेंगे C / एरिया। बेटा एरिया वो लेना है जो करंट के परपेंडिकुलर है। तो आप फील करो, करंट ऐसे जा रही है तो ये एरिया परपेंडिकुलर है। ये एरिया क्या है? A × B, तो यहाँ लिखेंगे A × B। क्या क्लियर? पर जैसे इसके डायरेक्शन चेंज करूँ करंट की, ध्यान से देखना, मान लो करंट की डायरेक्शन अब मैंने ये कर दी, तो बेटा R = ρL/A रो तो सेम रहेगा, बट इस बार लेंथ के अलॉन्ग क्या B है, तो लिखेंगे B। और एंटर कहाँ से कर रही है? क्या बेटा A और C से एंटर कर रही है करंट, तो लिखेंगे एरिया हो जाएगा AC। ये देख लो, सेम क्वेश्चन में रेजिस्टेंस अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का मिटा दिया जाए, गारंटी। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब देखते हैं टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। बेटा ध्यान से देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस। बेटा पहली बात सुनो, एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स।
ध्यान सुना, कंडक्टर में बेटा फॉर्मूला क्या पहले देखते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है 2ml/ne² टाउ ए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है, एक n और एक टाउ का फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। कैसे काम करेगा वो चीज़ देखते हैं बेटा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टर में बहुत है, इसको कोई फर्क नहीं, मतलब इसके लिए जो काम करेगा वो टाउ करेगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसका मतलब यहाँ पे जो काम करेगा n फैक्टर। इसका मतलब इसमें हमने टाउ का फैक्टर देखना है, इसमें हमने n का फैक्टर देखना है। आज वो देखते हैं कैसे। बेटा टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो टाइम कम मिल रहा है रिलैक्स होने का, इसका मतलब टाउ घट जाएगा। बेटा टाउ घट गया, बाकी सबको कांस्टेंट मान रहे हैं, अगर टाउ घट गया तो आर बढ़ गया, बिल्कुल। इसका मतलब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से आर भी बढ़ जाता है, याद रखना, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कंडक्टर की। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई आपने, बिल्कुल सही बात है। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बॉन्ड टूटेंगे, यानी n बढ़ गया, इसका मतलब n बढ़ गया। बेटा n बढ़ गया तो r घट गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की घट जाती है। क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। और तीसरे होते हैं अलॉयज़। क्या होते हैं बेटा? अलॉयज़। अलॉयज़ में टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्या इतनी बात क्लियर है? एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आप कश्मीर में रहते हो। कहाँ रहते हो? कश्मीर। कश्मीर में बहुत ठंड होती है, तो आपने एक डिवाइस बनाया जो कि ठंड में काम करता है। किस में काम करता है? ठंड में। उसकी रेजिस्टेंस आपने थोड़ी फिक्स कर दी, मान लो 2 ओम। कितनी फिक्स कर दी? 2 ओम। अब आप गर्मियों में दिल्ली वाली साइड आ गए। बेटा दिल्ली वाली साइड आ गए तो टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया, आपने सेमीकंडक्टर से बनाया वो डिवाइस, टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट गई, मतलब वो 2 ओम से 1 ओम हो गई, तो आपका डिवाइस बेकार हो गया, हो गया ना। पर मान लो आपने वही डिवाइस कंडक्टर से बनाया। किससे बनाया? कंडक्टर से। तो जैसे ही आप दिल्ली आओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 2 का 3 ओम हो गया, तब भी डिवाइस खराब हो गया। इसका मतलब हम इनके मिक्सचर से चीज़ें बनाते हैं। जो भी हम डिवाइस बनाते हैं वो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का मिक्सचर करते हैं, उसको बोलते हैं अलॉयज़। क्या बोलते हैं? अलॉयज़। बहुत सारे अलॉयज़ हैं, नाइक्रोम वगैरह, एग्जाम्पल देख लेना आप। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्स्टेंट आता है, उसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? इसको जो आपने याद रखना है, रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला होता है जो, वो है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और वहीं आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, आर है आपका फाइनल रेजिस्टेंस, ये है आपका इनिशियल रेजिस्टेंस, ये है आपका फाइनल रेजिस्टिविटी, और ये है आपकी इनिशियल रेजिस्टिविटी। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन सब कुछ गिवन होगा, अल्फा निकालो, या सब कुछ गिवन होगा, ये निकालो, फलाना निकालो, ढमकाना, आसान आएंगे क्वेश्चन आपको। कहते बात क्लियर है? अब सुनते जाना। मेन बात क्या? मेन बात ये है, अल्फ़ा कंडक्टर के लिए, अल्फ़ा सेमीकंडक्टर के लिए, और अल्फ़ा अलॉयज़ के लिए, जो कि मैं बात कर रहा हूँ, कैसे चेंज होते हैं। देखो बेटा, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आर बढ़ेगा कंडक्टर के केस में। तो बेटा कंडक्टर के केस में यहाँ देखो, कंडक्टर के केस में ये फाइनल है, ये बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ना चाहिए तो यहाँ कुछ चीज़ ऐड होनी चाहिए, इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव होगा। बट ये सेमीकंडक्टर में ये वैल्यू कम होनी चाहिए फाइनल, ये देखो ना, आर घटना चाहिए, फाइनल कम होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ माइनस होना चाहिए, तो ये नेगेटिव आती है, और इसके लिए 0 आती है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्योंकि 0 कर दोगे तो आर इज इक्वल टू आर नॉट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए अलॉयज़ के लिए जो ग्राफ बनता है वो नियरली कुछ ऐसे बनता है। इसके लिए बढ़ रहा है तो आपको पता है बढ़ने वाला ग्राफ ऐसे, इसके लिए घट रहा है तो आपको पता है घटने वाला हाइपरबोलिक। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। कुछ पूछना तो नहीं है? कैसे पूछोगे बेटा? कैसे ही पूछोगे? मिटा दिया जाए? चलो मिटा देते हैं। उसके बाद आता है कलर कोड। क्या आता है? कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। अच्छा, इस पे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी नीट पे, तो देख लो यार, आसान है ये तो। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वरदान है आपके लिए। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग में B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, मैंने भी ऐसे याद रखा है। या जगह ब्लैक, या जगह ब्राउन, या जगह रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, अब देखो क्या ये क्या लिख दिया मैंने ऐसे, है ना। अगर नीट लेक्चर देखना है तो पता ही होगा, पर चलो यहाँ पे देखो, ये होता है हमारे पास एक रजिस्टर। मार्केट में जाओगे ना ऐसे 2 ओम 3 ओम, पर इस पर लिखा नहीं होता, इस पर कोडिंग की होती है ऐसे करके। बैंड्स बने होते हैं इसमें, कोएक्सियल बैंड्स, ऐसे करके 4 बैंड बने होते हैं। ठीक है बेटा, पहली बैंड हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, सेकंड भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, थर्ड देता है हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
कि 10⁻⁴ कितनी है इसके पास, और फोर्थ देता है हमको वेरिएशन कि कितना वेरिएशन हो सकता है। अब सुनते हैं ध्यान से, 4 बैंड दिए होते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो जगह ही नहीं होती है, तो इनको कलर कोड कर दी, कलर मार दिया जाता है इनके ऊपर। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10⁻⁹, 10⁻⁸, 10⁻⁷, 10⁻�6, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻3 2 1 0 ले, और साथ में यहाँ पे लिखा होता है वेरिएशन। जो वेरिएशन होती है वो होती है सीधे 5%, 10%, 20%। ये होती है गोल्ड के लिए, ये होती है सिल्वर के लिए, ये होती है अगर कोई कलर नहीं हो, ठीक है, मतलब 3 ही दिख रहे हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्वेश्चन देख लो, मान लो कुछ ऐसे है, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, देख लो आपको ये वाला दिया हुआ है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। मान लो ये दिया येलो, ये दिया ब्लैक, ये दिया आपको ग्रे, और ये दिया आपको सिल्वर। क्या दिया? सिल्वर। तो कोई बात नहीं, हमको पता है पहला न्यूमेरिकल वैल्यू देगा और दूसरा भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तीसरा ऑर्डर और चौथा वेरिएशन। बेटा ये न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट भी यही है, सेकंड भी यही है, ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ। कहते हैं बात क्लियर है? आ जाओ कैसे करेंगे। बेटा पहले हमारे पास येलो है, तो येलो की न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, येलो की न्यूमेरिकल वैल्यू 4, तो हम लिखेंगे 4। कहते हैं बात क्लियर। दूसरा हमारे पास ब्लैक है, और ब्लैक की भी क्या देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ब्लैक की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 0, तो हम लिखेंगे 40। कहते हैं बात क्लियर। फिर ऑर्डर तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻⁴। बेटा ग्रे की ढूंढो, ये ग्रे यानी 10⁻⁸, तो 10⁻⁸। कहते हैं क्लियर। अच्छा प्लस माइनस वेरिएशन हो रही है, क्या है? सिल्वर, तो हमको पता है गोल्ड सिल्वर की है 10%, तो दिस इज द आंसर। क्या क्लियर है? क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। मान लो येलो की जगह दे दिया उसने वाइट, इसकी जगह दे दिया ब्राउन, बाकी सेम रखा, यहाँ पे गोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? गोल्ड। तो देख लो वाइट, बेटा वाइट का है, ये है वाइट, यानी 9 लिखेंगे 9। फिर क्या है? ब्राउन, तो ब्राउन लिखेंगे 191 इंटू 10⁻⁴। अच्छा उसके बाद क्या है? उसके बाद सेम रखा यानी ग्रे रखा, तो ग्रे क्या है? 8, तो प्लस माइनस इस बार क्या है? गोल्ड, तो 5%। क्या क्लियर है? आसान है, बहुत हलवा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। कहते हैं भाई क्वेश्चन आ गया तो मतलब वरदान है आपके लिए। अच्छा याद कैसे करने हैं? बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। यार 1-2 बार बोलोगे ना याद हो जाएगा। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ विद गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। क्या इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन हलवा आएंगे, इसको छोड़ के मत आना प्लीज़। किलो में क्वेश्चन आते हैं, किलो ओम, ये ओम, तो देख लेना। क्या क्लियर है बात? किलो मतलब 10⁻⁴, तो उस हिसाब से देंगे आपको, पक्का गारंटी। कुछ इसमें मुश्किल तो नहीं लगा? ठीक है। अच्छा सर्किट देख लो, सर्किट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लो ये रजिस्टर लगा है, आपको पता नहीं यार सबको रजिस्टर ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये बैटरी लगी हुई है बेटा, 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रजिस्टर है, तो करंट क्या है? V/R, तो सीधे लिखेंगे 10/5। कितनी करंट? 2 एम्पियर। क्लियर? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मान लो आप क्वेश्चन थोड़ा अच्छा करते हैं। यहाँ पे बैटरी लगी है, यहाँ पे रजिस्टर लगा है, यहाँ पे भी एक बैटरी लगी है, यहाँ पे रजिस्टर लगा है, और यहाँ पे बैटरी लगी है, ये ऐसे। ये 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम। कहते हैं बात क्लियर है? स्टार्ट कैसे करेंगे? ध्यान सुनो। स्टार्ट करेंगे कहीं भी 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कहीं भी 0, कहीं भी 0। सारा क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है, तो कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ कहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि सुनते जाना बेटा, पोटेंशियल एक पॉइंट का रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। कहने की बात, अगर मैं यहाँ 0 मानूँ तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यहाँ 0 मानूँ तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पर इनके बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0 मानेंगे, तो यहाँ पे 0 मानेंगे, तो यहाँ पे 0 मानेंगे। क्या क्लियर? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, याद रखना हमेशा। शॉर्ट ट्रिक क्या है? यही ट्रिक है एक, ये 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट। बेटा ये है हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल। क्या क्लियर है? 4 वोल्ट का मतलब है कि जो 4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, इसके हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल में 4 वोल्ट का फर्क है। किसका फर्क है? 4 वोल्ट का। जैसे मतलब यहाँ 4 ले लो, यहाँ 0 ले लो, तो देखो 4 का फर्क है ना। मान लो यही 4 वोल्ट है, यहाँ पे मैं सुनो ध्यान, यहाँ पे मैं 8 ले लूँ। क्या ले लूँ? 8, तो यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। अरे V1 - V2, V1 - V2, 4 - 0, 4, 8 - 4, 4, तो मतलब 12, कुछ भी ले सकते हो आप। कहते हैं बात क्लियर? अच्छा अगर मैं ऐसे ले लूँ,
मैं बोल दूँ यहाँ पे ये 4 वोल्ट है और ये 0 है, क्या है ये 0, अब क्या होगा, सॉरी ये 0 नहीं है, ये 0, अब क्या होगा, हाई पोटेंशियल 0 पे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्या -4, हाँ -4, क्या क्लियर है बात, इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है, पक्का। अब सुनते जाओ शॉर्टकट जो हमने सीखना है बेटा, अगर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएंगे तो माइनस लिख करेंगे, क्या करेंगे माइनस, आ जाओ बेटा 4 वोल्ट बड़े से छोटे गए तो -4, 4 - 4 0, सुनते जाओ, यहाँ पे 0 है पर अब छोटे से बड़ा आ रहे, मतलब लो पोटेंशियल टू हाई तो प्लस हो रहा है, मान लो हाई पोटेंशियल टू लो, यार आपके वहाँ 50 रुपये थे अब 10 रुपये रह गए तो लॉस हुआ ना यार, और लो पोटेंशियल मान लो 10 रुपये थे अब 50 हो गए तो गेन हुआ, तो 0 से लेकर 4 प्लस हुआ तो यहाँ पे लिखा +4, यहाँ पे देखो 4 बड़े से छोटा तो माइनस करेंगे 4, क्या आंसर 4 आया, पर वहीं अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 + 4 8 आएगा, यहाँ पे देखो 0 से लेके बड़े से छोटा -0 -4 बट वहीं उल्टा करेंगे तो -4 और यहाँ पे क्या करेंगे ध्यान से देखो, क्या +4, तो -4 + 4 कितना आया 0, कितना आया 0, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का आसान था, कुछ मुश्किल इसमें नहीं। अच्छा बेटा ये 0 तो छोटे से बड़ा यानी ये +4, तो बेटा ये भी कितना +4 वोल्ट, क्लियर, क्योंकि हम कंडक्टिंग वायर्स में पोटेंशियल कांस्टेंट मानते हैं, क्या मानते हैं पोटेंशियल, मतलब कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम नियरली, देखो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा V = IR, यानी V1 - V2 = IR, बेटा R नियरली 0 मानते हैं, क्या मानते हैं 0, इसका मतलब ये टर्म 0 तो V1 = V2, कंडक्टिंग वायर से हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे अगर 4 वोल्ट तो वहाँ पे भी 4 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे देखो 0 तो यहाँ पे +2 तो यहाँ पे भी +2 वोल्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पे +6 तो यहाँ पे भी कितना +6। अब बेटा रजिस्टर के अक्रॉस हमको क्या मिल चुका है, पोटेंशियल, तो करंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो यहाँ पे करंट देखें तो कितनी है 4 - 2/2 यानी 2/2 करंट 1 एम्पेयर, यहाँ पे देखो 2 6 तो करंट ऐसे वैरी होगी, तो 6 - 2 कितनी 4/1, अरे तुम्हें समझ आया या नहीं आया, अरे V1 - V2 = I × R होता है ना, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है I = V/R, मतलब V1 - V2, तो 6 - 2 क्या 4/1, आंसर 4, क्या क्लियर है बात, पक्का। इसका मतलब कहीं भी एक जगह 0 मानो और स्टार्ट हो जाओ, कहीं भी एक जगह क्या मानो 0 मानो और स्टार्ट हो जाओ, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप फंस जाओगे एक जगह, जिसमें अब आपको x मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा x, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे बैटरी लगाइए, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी। देखो क्वेश्चन टफ से टफ किया जा सकता है, बट आपको कंसेप्ट सीखना, सारे क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। अब सुनो, एक जगह 0 मानेंगे, स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 तो यहाँ 0, बेटा बड़े से छोटा यानी कम हो रहा है तो -8 वोल्ट, अच्छा छोटे से बड़ा तो यहाँ पे +2 वोल्ट, यहाँ पे भी +2 वोल्ट, अच्छा बट बेटा यहाँ पे 0 2 वोल्ट, अब यहाँ से अब नहीं चलेगा, अरे बीच में रजिस्टर आ गया ना, इसका मतलब इसको x मान लो, क्या मान लो x, अगर इसको x माना तो बड़े से छोटा यानी यहाँ पे x - 4, अगर इसको x माना तो ये भी बड़े से छोटा यानी x - 6, अब क्या है, अब हलवा हो गया। बट करेंगे कैसे सर इसके बाद, बेटा इसके बाद जो आपने सीखना है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, क्या बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, बेटा फर्स्ट लॉ होता है करंट लॉ, बहुत आसान है, यानी सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन = सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मान लो ये जंक्शन है, जंक्शन मतलब दो से ज़्यादा बेसिकली करंट पास कर रही हूँ, मतलब वायर्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसका मतलब मान लो 1 एम्पेयर, ये भी 1 एम्पेयर, ये भी 1 एम्पेयर और ये भी 1 एम्पेयर। बेटा जंक्शन पे एंटर कितनी कर रही है, देखो 1 एम्पेयर आई, 1 एम्पेयर आई, ठीक है 2 एंटर कर रही हैं और 2 ही लीव कर रही हैं, इसका मतलब 2 एम्पेयर आ रहा है और 2 एम्पेयर ही जा रहा है, यही है करंट का, 2 एम्पेयर आ रहा है और 2 एम्पेयर जा रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो यहाँ बोल दिया 5 एम्पेयर आई, यहाँ पे 1 एम्पेयर आई, तो बेटा फील करो 6 है ना, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, 6 आ रहा है और 6 जा रहा है, क्या इतनी बात क्लियर है, यानी सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन = सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं I1 + I2 सो ऑन टू IN = 0, क्या इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे लिखा देंगे जंक्शन, मान लेंगे I1 यहाँ गई, I2 यहाँ गई और I3 यहाँ गई, तो हमको पता है I1 + I2 + I3 किसके बराबर होना है, 0 के बराबर। सुन लो, जरूरी नहीं है जो आपने डायरेक्शन मानी वो ठीक हो, उल्टी भी हो सकती है, अगर उल्टी होगी तो यहाँ पे माइनस अपने आप आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मान लो I1 यहाँ जा रही है, हमने भेजी ना, पर मान लो आंसर में माइनस आया, इसका मतलब I1 यहाँ से आ रही होगी, क्या क्लियर। अच्छा I1 की वैल्यू क्या है बेटा, V/R, तो इन दोनों का V क्या है बेटा x, V1 - V2, अच्छा जो हम पोटेंशियल मानेंगे वो हमेशा बड़ा मानेंगे, तो x - 2,
सॉरी, जो पोटेंशियल मानेंगे बड़ा मानेंगे, यानी x माइनस 2 बटे 2 प्लस v बटे आर, दिस माइनस दिस बटे दिस। तो दिस, अब देखो ये जो रजिस्टर है वो इसके और इसके बीच में, यानी x माइनस 4 और इसके बीच में, यानी x माइनस 4 माइनस 0 बटे 2 प्लस I3 यहाँ से। अच्छा बेटा ये देखो, ये किसके बीच में, ये 2 है, ये 2 किसके बीच में, ये है -8 और इसके बीच में, यानी x माइनस 6 माइनस 8 यानी प्लस 8 बटे 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अगर x की वैल्यू निकल गई, यहाँ पुट करेंगे I1, यहाँ पुट करेंगे ये, यहाँ पुट करेंगे ये। क्या क्लियर है तुम्हें बात? पक्का गारंटी। इसका मतलब एक जगह x मान लो शुरू हो जाए। अगर सॉल्व नहीं कर पाओ, अगर फिर नहीं कर पाओ तो y मान लो, अगर फिर नहीं कर पाओ तो एक जगह y मान लो। तो 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 वेरिएबल बनेंगे, तो सॉल्व तो कर ही सकते हो। क्लियर? अच्छा 3 मत माना, 3 वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। वो सॉल्व वो भी हो जाते हैं, सॉल्व वो भी हो जाते हैं, बट नहीं आएंगे पर्टिकुलरली आपको। क्या क्लियर है? पक्का गारंटी? इसको फिर से देखना एक बार, हालांकि आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन आपको। क्या ठीक है? उसके बाद किरचॉफ का सेकंड लॉ भी पढ़ लो। किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज लूप में 0 होता है। किस में होता है? क्लोज लूप में 0 रहेगा। तो बेटा 0 ही होना है ना यार। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ये A है, ये B है, ये C है, D है। हम BA से चले और दोबारा BA पे ही आ गए। क्लोज लूप मतलब यहाँ से शुरू, यहाँ से फिर यहीं पे आ गए। बेटा यहीं पे अगर आ गए, यहीं पे क्या किया, दोबारा ही आ गए, तो क्या लिखते हैं? V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो VA माइनस VA 0 ही आएगा, कोई नई बात इसमें नहीं। अब इसको कैसे लगाएंगे वो बात की बात है, बट क्या ये समझ आया? पक्का क्लोज लूप में तो वैसे भी पोटेंशियल 0 ही आना था। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी? अच्छा उसके बाद बेटा आपको पता है रजिस्टर को कंबाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। आपको पता है एक बार सीरीज में जोड़ देंगे और एक बार पैरेलल में जोड़ देंगे। कौन सा बड़ी बात है? अच्छा क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते हैं, सुन लो। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है, हमने इसको खींच के 2 टाइम्स बड़ा कर दिया, L का 2L कर दिया, तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या हुआ? आप सुनना, जब L चेंज होगा तब उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला A इंटू L, यानी आप लिखोगे A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, वहाँ से एरिया का अलग से निकलेगा वो। कहने का मतलब अगर L चेंज हो रहा है तो A भी चेंज होगा, ये बात याद रखना। अच्छा सीरीज़ में आपको पता है कैसे लगते हैं, ये एक रजिस्टर और ये एक रजिस्टर, तो हम लिखेंगे R1 R2, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाता है R इक्विवेलेंट का, R1 प्लस R2 सो ऑन तक जाता है। एक बात याद रखना, सीरीज़ में करंट कैसी रहती है? सेम रहती है। वहीं पैरेलल में आपको पता है एक ये R1 ये R2, पोटेंशियल V0, तो यहाँ V0, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, और वैल्यू होती है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन टू। यानी शॉर्टकट में लिख सकते हैं RE इज इक्वल टू R इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। सिर्फ 2 के लिए यूज़ करना। सिर्फ किसके लिए यूज़ करना? 2 के लिए। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी? अब मैं आपको करंट निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। करंट कैसे निकालना है, सीरीज पैरेलल में करंट कैसे निकालना है, पर पैरेलल में सिखाऊंगा, सीरीज में तो बहुत आसान है, जो कि आपके पावर वाले क्वेश्चन में भी काम आएंगे। मान लो करंट डिवाइड करना सीख रहे हैं, मान लो ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, यहाँ से करंट आ रही है 5 एम्पेयर, करंट आ रही है 5 एम्पेयर, बैटरी लगाई है। बताना है भाई 6 एम्पेयर में कितनी गई और 3 में कितनी गई। अगर सीरीज में होता तो करंट डिवाइड होती नहीं, जितनी इधर इधर, पर करंट डिवाइड होगी। मान लो यहाँ पे I1 गई और यहाँ पे I2 गई। अब सुनो करना कैसे, ध्यान सुनो। हम लिखेंगे I1 इज टू I2, फॉर्मूला क्या है? V बटे R। बेटा V तो सेम है, V तो क्या सेम है, तो V भी कैंसिल, यानी हम लिखेंगे 1/R1 इज टू 1/R2। बेटा V आना है, V कट गया ना, रेशो ली है। अच्छा 3 के लिए भी वैलिड है, सुन लेना ध्यान से। 1/R1, R1 की वैल्यू क्या है बेटा? 6, तो हमने लिया 6 इज टू R2 की वैल्यू 3, I1 इज टू I2। अब बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लो, तो बेटा अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इसको भी 6, तो 6/6 1, तो 6/3 क्या 2, मतलब सिंपलेस्ट रेशो आ गई 1:2। तो हम लिखेंगे I1 इज टू I2 कितनी आ गई? 1:2। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अब बेटा I1 कैसे निकालेंगे, सुनना, ये मैथ में पढ़ते हो आप, पर इतना टाइम नहीं है, सुनो। पहली वाली टर्म को उठाएंगे क्योंकि ये I1 के पास है, तो ये 1/, टोटल कितनी है बेटा? 3 इंटू, अब बाहर से टोटल कितनी आ रही है? 5, तो मतलब I1 की वैल्यू आ गई 5/3, इसकी वैल्यू आ गई 5/3। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। I2 कैसे निकालेंगे?
I2 इज इक्वल टू, बेटा I2 यानी 2, टोटल कितनी है 3, आ रही कितनी है 5, तो वैल्यू आ गई 10/3, मतलब यहाँ पे आ रही है 10/3। क्या तुम्हें समझ आई? पक्का, गारंटी। अच्छा याद रखना, पावर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, जब बल्ब वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें पूछेंगे कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा जलेगा, तो याद रखना हमें ऐसे बल्ब को हम रजिस्टर मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रजिस्टर। तो हम देखेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा करंट जा रही है, जहाँ सबसे ज़्यादा करंट जा रही है उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी और वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? उसमें भी हम करंट ऐसे ही निकालेंगे। पक्का, गारंटी। समझ आया? आया नहीं आया? जैसे मान लो क्वेश्चन देख लो, ठीक है आ जाओ। उसने पूछा यहाँ पे करंट बताओ आई डैश कितनी है, उधर बताओ करंट कितनी है। अच्छा मान लो बैटरी दी है इसने 20 वोल्ट की, तो सबसे पहले आर इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। आ जाओ देखते हैं। बेटा 6 और 6 पैरेलल में है, तो 6 6 आएगा, यानी 6 × 6/6 12, 36/12 क्या 3, मतलब ये आया 3, ध्यान से सुनना, ये आया 3 और 3 + 3 6, 6 और 3 2, 2 और 2 4, 4 मतलब 20/4 क्या करंट 5 एम्पेयर आई, मतलब यहाँ से 5 एम्पेयर निकली। फिर से देख लेना, 6 6 3 3 3 6 6 3 2 2 2 4, 20/4 5 एम्पेयर। बेटा 5 एम्पेयर यहाँ तक तो आई, सीरीज में था, पर यहाँ पे बंट गई, ये I1 और ये I2 बंट गई ना यार। अच्छा अब हमको पता नहीं 5 एम्पेयर में से कितना कितना जा रहा है। अब सुनो शॉर्टकट, अगर बेटा ये सर्किट और ये सर्किट इक्वलेंट हो, क्या हो इक्वलेंट, तो आधी आधी बढ़ जाएगी, यानी 5/2 5/2 आधी आधी बढ़ जाएगी। पर देखो इक्वल है बेटा, ये कितना है 3 और ये कितना है 3, 3 + 6, ये 6 और ये 3 है, इक्वलेंट नहीं है, तो आधी आधी नहीं जाएगी। हाँ अगर 6 6 होता आप सीधे डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, पर 6 6 नहीं है। अब क्या हुआ, हम लिखेंगे I1 = I2 = 1/R1। बेटा ये पूरा R1 कितना है 6 6 3 3 3 6, यानी 6। अच्छा I1 इसको माना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 मान लो और I2 को 1/6, ये पूरा इक्वलेंट 6। तो I1 = I2 आपको पता है, इसको क्या बनाएंगे सिंपल, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/3 2, तो 2:1, यानी I1 की वैल्यू आ गई 2/3 इंटू आ रही है 5, और I2 की वैल्यू कितनी आई 1/3 आ रही है कितनी 5, मतलब ये आ गई 10/3 और ये कितनी आ गई 5/3। क्या इतनी बात क्लियर? ये आ गई I1 और ये आ गई I2। इसका तो यहाँ पे आई 10/3 और यहाँ पे आई 5/3। अच्छा पर बेटा हमको यहाँ तो पूछी नहीं है, हमको क्या यहाँ पूछी है? अगर 5/3 यहाँ आई तो ये किस में है बेटा, ये किस में है पैरेलल में, और क्या पैरेलल में बराबर है? हाँ 6 6 है, इसका मतलब आधी यहाँ चलेगी और आधी यहाँ चलेगी, मतलब यहाँ कितनी चलेगी 5/, इसकी आधी, तो 5/6 यहाँ चलेगी और 5/6 यहाँ चलेगी, मतलब आंसर कितना है बेटा 5/6। अरे क्या तुम्हें समझ आई? आसान है, इससे आसान नहीं कर सकते, इससे आसान करना होगा तो मुश्किल हो जाएगी। क्या क्लियर है बात? समझ आई है या नहीं आई? फिर से देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। देख लो देख लो, पक्का ठीक है। उसके बाद बेटा रजिस्टर पे क्वेश्चन आते हैं, रजिस्टर पे क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे आते हैं। रजिस्टर पे जो कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब सीरीज भी मिलेगी, पैरेलल भी मिलेगा, सब कुछ होगा। देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कुछ आसान क्वेश्चन भी है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी है, बट आप देख लो इतने भी मुश्किल नहीं है। ये जेई में भी आया क्वेश्चन और नीट में भी आया। ठीक है, इक्वलेंट आर इक्वलेंट निकालना है आपने। यह 3, यह 3, यह 6, यह 3, यह 6, यह 3, यह 6, यह 3 और ये भी 3। ठीक है, ध्यान से देखो 3 और 3 सीरीज में, तो 6 6 और 6 पैरेलल में। अच्छा मैं एक ही बार बोलूँगा, ध्यान से देखना, 3 और 3 सीरीज़ में 6, 6 और 6 पैरेलल में, तो 3 3 और 3 सीरीज़ में 6, तो 6 और 6 सीरीज़ में 3 3 और 3 सीरीज़ में 6, तो
6 और 6 पैरेलल में 3। बेटा यहाँ तक आया 3 और 3 और 3 6, तो 6 और 3 आंसर आया 2 ओम। याद रखना आंसर कितना आया 2। क्या इतनी बात क्लियर? आंसर कितना आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इन्फिनाइट सीरीज वाला लैडर प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम देख लो, मतलब ऐसे इन्फिनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक। ठीक है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। अब मान लो ऐसे लाखों रजिस्टर लगे, कैसे लगे लाखों? तो बेटा लाख रुपए में से अगर मैं 1 रुपये लूँ, कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। हम भी सोचेंगे इस पूरे का इक्विवेलेंट x है, पूरे का इक्विवेलेंट क्या है? x। तो बेटा इसको अगर मैं यहाँ से काटूँ तो क्या सिमेट्री दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल। मान लो आर सब आर है, तो सिमेट्री दिख रही है। ये अगर इसी को छोड़ के अगर हम भूल भी जाएं तब भी ये सर्किट रिपीट हो रहा है। देखो ये 2 2 2 2। हाँ इसको काट सकते हैं। इसका मतलब अगर सबका x है तो इतने का भी कितना होगा? x ही होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये और साथ में यहाँ पे लगा देंगे। इसका मतलब ये x, ये r, ये r। अब आसान हो गया बेटा। r और r पैरेलल में तो क्या लिखेंगे? r इंटू एक्स डिवाइड बाई r प्लस एक्स, और ये इसके साथ सीरीज में तो प्लस x। तो ये पूरा किसके बराबर है? क्या x के बराबर है? हाँ आंसर निकाल देना यहाँ से। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का देख लो फिर से, समझ आया नहीं आया? हमने बोला इस पूरे का इक्विवेलेंट x लिया जो यहाँ लिखा है। हमने बोला यार पूरे का x है तो एक निकाल देते हैं, बाकी सबको रख। आपके पास 10,000 रुपये 1 रुपये दे भी दो किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 रुपये निकाल दिया हमने बोला इस पूरे का x है तो इसका भी क्या होगा? x होगा। तो ये x और यार पैरेलल में तो निकाल दिया, फिर ये इसके साथ सीरीज में तो निकाल दिया। हैंड टोटल x के बराबर, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी। आंसर आ गया। क्लियर है? पक्का? ठीक है। उसके बाद बेटा आते हैं आपको सिमेट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री हो गई, मिरर सिमेट्री हो गई। देख लो एक क्वेश्चन उसी में भी देख लो। मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री में आपने याद क्या रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ। आसान होती है, कुछ नहीं होता, कई जगह फोल्डिंग भी और मिरर भी काम चल जाता है। देखो मिरर सिमेट्री पे आपने I1 और I2 निकालो या I3 निकालो, एक पॉइंट से निकालो, एक पॉइंट से, और I1 और I2 दूसरे पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से एंटर करो और एक पॉइंट से लीव करो। बेसिकली मतलब अगर I3 भी है तो आपने बस एक जगह से एंटर करना है, दूसरी जगह से लीव करना है। क्वेश्चन कराऊंगा समझ आ जाएगा। फोल्डिंग सिमेट्री में पोटेंशियल सेम हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। बस ये दो चीज़ें याद रखो। आ जाओ क्वेश्चन देख लो। बेटा अगर ऐसे करना हो ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत दिक्कत। पहले सीखना पड़ेगा फोल्डिंग और मिरर कैसे देखते हैं। बेटा ए और बी के क्रॉस निकालना है आपको, तो ए और बी के क्रॉस फोल्ड कैसे कर सकते हो? फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है जब हम उसको फोल्ड करें तो जैसा ऐसा दिख रहा है, और मतलब बिल्कुल फोल्ड कर पाए नहीं कर सकते। बट यहाँ से देखो, अगर आप मैं यहाँ पे देखो तो हम ये मिरर सिमेट्री है। क्या सिमेट्री है? इसके इस साइड जो बन रहा है क्या इस साइड भी वही बन रहा है? हाँ ये देखो आर आर, मान लो सारे आर आर हैं। जो क्वेश्चन था उसमें 1 1 ओम दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आर आर करते हैं। तो जो इस साइड दिख रहा है ये देखो 1 2 1 2 1 2, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये मिरर सिमेट्री है। क्या सिमेट्री है? मिरर। फोल्ड तो कर ही नहीं सकते आप। फोल्ड तो हमेशा ए बी के क्रॉस करना है तब भी फोल्डिंग होगी। फिर ये फोल्डिंग तब होती जब ये सेम डिट्टो नीचे भी होता, फिर आप इसको नीचे से उठा के ऊपर कर सकते हैं। फिर आपको नीचे से उठा, देखो सेम करा देता हूँ यही वाला क्वेश्चन, इसमें इसी से करा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। पहले ये वाला करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। मैंने बोला ये मिरर सिमेट्री, क्या है ये? मिरर सिमेट्री। पर यहाँ पे देखो ये ए और बी, हाँ मिरर भी है, पर अगर आप इसको ए और बी के उठा के फोल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ इस बार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ तो ये फोल्डिंग सिमेट्री बन जाएगी। आज क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला मिरर सिमेट्री में क्या करो? I1 I2 निकालो। तो बेटा ए से निकालो या बी से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से I1 निकालेंगे और यहाँ से I2। अब बेटा यहाँ से निकाला है तो कहीं से अगर एंटर किया कहीं से लीव, तो मानेंगे यहाँ से I1 गया और पूरा I1 यहाँ से आया और पूरा I2 यहाँ से आया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी। और मिरर में भी ऐसे ही होता है बेटा। ये एरो अगर यहाँ दिखेगा तो उल्टा तो मिरर में ऐसे ही दिखेगा ना। आपको पता है अगर मिरर में राइट हैंड दिखाऊँ तो ऐसा लगता है लेफ्ट दिखा रहे हैं, बस वैसे ही है। यहाँ से ऐसे तो यहाँ से ऐसे। इसका मतलब अगर आप पूरा ही I2 यहाँ चले गया तो ये कोई सर्किट ही नहीं, तो इसको मिलाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। इसका मतलब इसको हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन हलवा हो गया। देखो ये R और ये R क्या सीरीज में, तो 2R, मतलब ये 2R, ये R और R सीरीज में तो 2R, 2R और R पैरेलल में, 2 और R और R पैरेलल में, यानी 2R इंटू R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R 3R, तो ये कटा 2R/3। अब ये 2R/3 और R और R सीरीज में, तो 2R/3 प्लस 2R और ये इसके साथ 2R के साथ पैरेलल में, तो आंसर निकल गया। क्या तुम्हें समझ आया? फिर से देख लो, कहने की बात है अगर पूरा I2 यहाँ चलेगा, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट गया ही नहीं। अगर इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं गया तो हम डायरेक्ट इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये फिर तो क्वेश्चन हलवा हो गया। फिर तो आपको वो देखना कितना आना चाहिए। यहाँ पे देखो बेटा, मैं इसको इसके अक्रॉस उठा के फोल्ड कर सकता हूँ। ये देखो R R R R R R R R R बिल्कुल फोल्ड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नीचे वाला सेगमेंट किसी काम का नहीं है। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का हर जगह सेम है। अगर पोटेंशियल ही सेम है तो R और R यानी किसमें है, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है। तो इस R को मिटा के मैं यहाँ पे R/2 कर सकता हूँ। R इंटू R डिवाइड बाई 2R, R कैंसिल, आंसर R/2 पैरेलल। इसका मतलब ये पूरा सर्कल मिटा के मैं यहाँ पे R/2 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 कर सकता हूँ। क्या इतनी बात है? अगर ध्यान से देखो R/2, अब क्या ये सर्किट बन गया? अगर ये सर्किट बन गया तो यहाँ से I1 निकालो और यहाँ से I2, फिर यहाँ पे I1 आ गई, यहाँ पे I2, तो इसका मतलब ये फिर तो हलवा हो गया ना आपके लिए। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का गारंटी? हाँ, कुछ जगह फोल्डिंग भी काम आएगी, कुछ जगह दोनों काम आएंगी। यहाँ पे देखो दोनों काम आ गई हमारे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी? ठीक है, होप कर रहा हूँ आपको आता होगा और बस रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद बेटा हमारे सेल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सेल। साथ में इसी में पढ़ा दूंगा EMF, यहीं पे टर्मिनल वोल्टेज और यहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो सेल्स के बेटा यही सेल है यार, क्या मुश्किल है, यही सेल है, यही सेल है। अच्छा, अब होता क्या है बेटा, होता क्या है कि जो हम बाजार से सेल लाते हैं ना, वो वोल्टेज नहीं दिखाता, वो दिखाता है EMF। क्या दिखाता है? EMF। बट सुन लो, पहले सुन लो, मान लो बाजार से सेल लाया 2 वोल्ट का, 10 वोल्ट का सेल लाया, पर जब आपने उसको कहीं सर्किट में लगाया तो वो 10 वोल्ट नहीं दे रहा, वो दे रहा 9.8 वोल्ट या 9.7। तो इसका मतलब कुछ खा गया। तो बेटा जो लाया ना आपने बाजार से, जब तक उसमें से करंट ड्रॉ नहीं हो रही है उसको हम बोलते हैं EMF। क्या बोलते हैं? EMF। जब उसको सर्किट में लगाया, करंट चलना शुरू हो गई, तो वो हमको देता है टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? और जो बेटा वो खा जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लॉस। क्या बोलते हैं? इंटरनल लॉस। पर बेसिकली सही बताऊं तो EMF की डेफिनेशन है कि ये बैटरी है, मान लो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। बेटा 1 कूलम चार्ज को, बेटा ये अगर हाई पोटेंशियल है तो प्लस, ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो फोर्स इस पे लगेगी 1 इंटू E इस साइड। इसका मतलब इस पर कोई फोर्स लग रही है, ये कूलम यहाँ नहीं आना चाहता। बेटा ऐसी एनर्जी जो वर्क डन, सुनो, वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ यूनिट positive of 1 coulomb charge from low potential to high potential is called EMF of the battery, is called EMF of the battery। मतलब जो भी काम करना पड़ा बैटरी को, 1 कूलम को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे, मतलब लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल ले जाने में, इसी को बोलते हैं वर्क डन। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू V। बेटा Q की वैल्यू 1 रखो तो V बचा, तभी तो इसका EMF का जो साइन, मतलब जो SI यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है बेटा? वोल्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? बेसिकली जब भी हम सेल बनाते हैं तो वो ऐसे बनता है, ये इसको बोलेंगे E, इसको बोलेंगे R। क्या क्लियर है बात? पक्का गारंटी? ऐसे बनता है सर, मतलब कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। अच्छा मान लो अब आपकी बैटरी सोर्स की तरह एक्ट कर रही है। किसकी तरह एक्ट कर रही है? सोर्स की तरह। और एक बार बैटरी लोड की तरह एक्ट करेगी। इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसमें बैटरी चार्ज हो रही है, बस ये है बेटा। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR, और जब चार्ज हो रही है तो होता है E प्लस IR। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या वो हमेशा बैटरी से छोटा होगा? नहीं, वो बैटरी से तभी छोटा होगा जब बैटरी सोर्स की तरह एक्ट करेगी। किसकी तरह एक्ट करेगी? सोर्स की तरह। पर जब बैटरी लोड की तरह एक्ट करती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा भी हो जाता है। देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। होती है ना, जो हमारे कैमरे के आपने बैटरी देखी है तो हम क्या कहते हैं, जो कैमरे की बैटरी होती हैं, जो सेल होते हैं, कैमरे के साथ एक अडाप्टर दिया जाता है, उसमें वो दोबारा चार्ज हो जाती हैं। इसका मतलब वो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उनके बीच में, वो दोबारा से रिचार्ज हो सकती हैं। इसका मतलब जब हम उनको प्लग करते हैं
तो वो क्या कर रही है बेटा, चार्ज हो रही होती है, उस टाइम V उनका ज़्यादा होता है। ये देखो EMF प्लस IR, तभी तो चार्ज होंगी ना यार। क्या इतनी बात क्लियर है? चार्ज कैसे होती है देख लो। मैं क्या करूँगा, एक छोटी बैटरी को एक बड़ी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूँगा। ये देखो ये आ गया मेरा बड़ा बैटरा और ये आ गई मेरी छोटी बैटरी। ध्यान से देखो, ये करंट यहाँ निकालना चाहता है और ये करंट भी यहाँ, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपोज। अच्छा बेटा अपोज कर रहे हैं, पर जीतेगा कौन? ये जीतेगा। इसका मतलब करंट यहाँ से आई बेटा, अगर करंट यहाँ से जाएगी इसका मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। यहाँ पे इसकी एनर्जी थी QV, यहाँ एनर्जी हो गई 0, तो बेटा एनर्जी कौन खा गया? बैटरी एनर्जी खा गई। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा सपोर्ट किसी को पता नहीं है तो देख लो। अच्छा ये सोचो, ये तो बहुत आसान था। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। यहाँ पे देख लो सपोर्ट, मान लीजिए ऐसे लिखा, देखिए देख लो कैसे लिखते हैं। VA VB, ये 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। मान लो करंट आ गई यहाँ से 1 एम्पेयर की। क्या इतनी बात क्लियर? तो लिखेंगे कैसे, सुन लो बेटा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। अच्छा बेटा करंट ऐसे बह रही है, करंट अगर ऐसे बह रही है तो बैटरी तो करंट देती नहीं है, बैटरी एनर्जी देती है। इसका मतलब करंट ऐसे बह रही है तो ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस और ये प्लस और माइनस। अच्छा बेटा अगर 1 एम्पेयर की करंट 1 ओम से गुजर रही है तो 1 वोल्ट, 1 एम्पेयर V/IR, तो यहाँ पे 2 वोल्ट और यहाँ पे 4 वोल्ट। लिखेंगे कैसे, सुन लो। हमको बताना है इसके पोटेंशियल कितना अक्रॉस है इसके, तो VA से शुरू करेंगे। VA बेटा सबसे पहले सेल मिला हमको, बड़े से छोटा, प्लस से माइनस, तो कम हो रहा है तो यानी -8, हम सीख चुके हैं। बेटा करंट इस साइड जा रही है तो 1 वोल्ट, बड़े से छोटा यानी -1, फिर प्लस से माइनस कितना 6 तो -6, फिर प्लस से माइनस तो -2। वोल्टेज देखो, अब माइनस से प्लस, इसका मतलब इसमें गेन हो रहा, तो लिखेंगे +4 लास्ट में। फिर करंट यहाँ जा रही है तो क्या लिखेंगे, -4 = VB। क्या इतनी बात क्लियर है? तो जो आंसर देखो, ये कटा, ये कितना 8 8 16 16 16 कितना 17, तो VA - VB = 17 वोल्ट। क्या क्लियर है बात? पक्का। अच्छा एक और बात बेटा, ये सब सीरीज़ में है। किस में है? सीरीज़ में। किसमें? सीरीज़ में। हाँ, इसका मतलब आप 1 2 4 4 2 6 7, आप इसको ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। इसको डायरेक्ट 7 बना दो, बैटरी को 7 में दे दो। अब बैटरी का सुन लो बेटा, मान लो बैटरी ऐसे लगाइए और एक बार बैटरी ऐसे लगाइए। बेटा बैटरी करंट यहाँ से आना चाहती है और यहाँ से एंटर करना चाहती है, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये? सपोर्ट। मतलब यहाँ पे अगर 2 वोल्ट लिखा है, 4 वोल्ट लिखा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 6 वोल्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? 6 वोल्ट, क्योंकि सपोर्ट हो रहा है। पर यहाँ पे देखो 4 वोल्ट और 2 वोल्ट। बेटा ये करंट यहाँ पे और ये करंट यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपोज। तो 4 और 2, तो बड़ा 4 है, तो आप 4 - 2 यानी 2 वोल्ट की बैटरी बनाओगे ऐसी वाली। तो सपोर्ट और अपोज देखना आ गया, पक्का, गारंटी। हाँ यहाँ पे अगर माइनस होता है, ऐसे होता, तो फिर ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, क्योंकि ये एंटर और ये यहाँ से एंटर करना चाहता है, तो 4 2 6 बनाते हैं फिर बड़ी वाली। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। अच्छा ठीक है, ये भी सीख गए आप, ये भी आप सीख गए। उसके बाद बेटा सेल्स भी हम सीरीज़ में लगा सकते हैं और पैरेलल में लगा सकते हैं। ये आगे सीरीज़ में R1 R2, या जगह EMF 1 EMF 2। तो सीरीज़ में तो हम सीधे EMF का फार्मूला, E इक्वलेंट का फार्मूला हो जाएगा E1 + E2 सो ऑन। वहीं R इक्वलेंट का फार्मूला हो जाएगा R1 + R2 + सो ऑन। तो क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सुन लो। उसमें बोला आपके पास 200 सेल थे। कितने सेल थे? 200 सेल सीरीज़ में लगाए हैं हमने। किस में लगाए? सीरीज़ में, सेम EMF के। उसमें से 10 पलट दिए, 10 क्या कर दिए? रिवर्स कर दिए। इसका मतलब जैसे ऐसे लगाए हैं, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, और बीच में से 10 छोटे बड़े लगा दिए, मतलब छोटे बड़े उल्टा लगा दिए। बट अगर उल्टे लगा दिए 10, वो उल्टे वाले 10 सीधे वाले को खा जाएंगे, मतलब टोटल कितने लॉस हो गए? 20। कितने लॉस हो गए? 20। तो लगाए कितने थे? 200। तो 200 में से 10 पलट दिए तो 10 ऐसे ही चलेंगे। इसका मतलब पीछे कितने बचे? 180। कितने बचे? 180। क्या तुम्हें समझ आया बात? क्या तुम्हें समझ आया? नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ 200 सेल लगाए थे, 200 सेल लगाए थे, 10 पलट दिए। बेटा जो 10 पलटे हैं, क्योंकि वो अपोज कर रहे हैं अब 10 को, या सपोर्ट कर रहे हैं, 10 को अपोज कर रहे हैं, तो वो 10 न्यूट्रल हो गए, वो खा गए एक दूसरे को।
पीछे कितने बच गए? 180। अच्छा, आर इक्विवेलेंट 200 को 200 ही रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे इसको यहाँ बनाओ इसको यहाँ बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरेलल में देख लो कहानी, पैरेलल में कुछ ऐसे बनेंगे, ये E1, ये R1, ये E2, R2। अच्छा, इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं? इसका आंसर निकालते हैं हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। किससे निकालते हैं? वोल्टेज लॉ से। आपको पता है यहाँ पे V, यहाँ पे 0, पर हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। आपने याद रखना है ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल में है तो सबको पता है 1 + R1 डिवाइड बाई 1 + R2। क्या क्लियर है बात? याद रहेगा, गारंटी। अच्छा, यहाँ पे मान लो उसने बोला n सेल लगा दिए सीरीज में, तो सीधे n ही हो जाएगा। n सेल लगा दिए तो n ही हो जाएगा ना। देखो 1 2 3 4 सेम इक्विवेलेंट। उसने बोला n सेल लगा दिए r, तो r कितना हो जाएगा बेटा? r भी कितना हो जाएगा? r कितना हो जाएगा? r है। क्या इतनी बात क्लियर है? r भी तो जुड़ेंगे ना, ठीक है। अच्छा, पैरेलल में देख लेते हैं बेटा। पैरेलल में उसने बोला n सेल लगा दिए हमने, सीधे पैरेलल में लगा दिए। किस में लगा दिए? पैरेलल में। सुनना ध्यान से बेटा, अगर पैरेलल में लगा दिए तो जो ई इक्विवेलेंट आएगा ना पैरेलल में, वो ई के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? ई के बराबर। अरे बेटा, ये वाली टर्म भी तो है ना, किसके बराबर आएगा? ई के बराबर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, याद रखना। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सोचो, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है। ऐसा मतलब होता क्या कि मान लो आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी, EMF 10 वोल्ट है, पर उसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। कितना ओम है? 2। ठीक है, आपने उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो वो घटाना है, तो आपको पता है अगर मैं पैरेलल में लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? पैरेलल में लगाऊंगा तो 10 का 10 ही रहेगा, पर R घट जाएगा। देखो कैसे, जब R निकालेंगे यहाँ से, देखो 1/R इक्विवेलेंट है, जब हमने निकाला तो हमारा R इक्विवेलेंट आया 1/R1 प्लस 1/R2। अगर n टाइम्स लगाया तो इसको भी लगाना पड़ेगा। बट बेटा, जब उल्टा निकालोगे R इक्विवेलेंट तो क्या आएगा? R/n। इसका मतलब रेजिस्टेंस n टाइम्स घट जाएगा। जैसे मान लो आपको 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आपको 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1। तो बेटा अगर आप 1 लगाओगे तो 2 हो गया, तो क्या R/2, R/2 यानी 3/2। पर आप 3 लगा दो तो क्या 3/3, तो क्या आंसर 1। इसका मतलब पैरेलल में अगर आप लगाते हो तो इक्विवेलेंट ई तो सही ही रहता है, पर R घटते जाता है, R घटते जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। अच्छा, अब सुन लो। अब उसने बोला मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्या होती है मिक्स्ड ग्रुपिंग? मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब, सुन, मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब बहुत सारे सेल हैं। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इनकी, बहुत सारे सेल हैं, EMF E, ये R। बेटा इनको ऐसे जो n सेल्स हैं, इनको m रो में बनाया। किसमें? m रो में। तो बताओ E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट क्या? सुन लो यार, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। अब n सेल्स हैं m रो में, n सेल्स m रो, n सेल्स m रो। सुन लो, पैरेलल की तो लेना देना है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल में EMF सेम रहती है। इसका मतलब पैरेलल से इसकी निकाल दो EMF, वो तो सबकी सेम रहेगी। तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? n सेल्स है तो सीधे इसकी आ जाएगी NE। हमने देखा ये तो सीरीज ही बन गया ना यार, सब सेम है। ठीक है, सेम आइडेंटिकल सेल है। अच्छा, ये भी E R पता ना। अच्छा, R इक्विवेलेंट देखते हैं बेटा। यहाँ पे n सेल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? NR। क्या लिखेंगे? NR। अब आपको पता है जितनी बार मैं पैरेलल में लगाऊंगा उतनी बार रेजिस्टेंस घटनी है, तो डिवाइड कर दो उससे, यानी NR/m। क्या तुम्हें समझ आया? अरे पिछली बार n रोज थी तो R/n कर दिया, इस बार m रोज हैं तो R/m कर दिया, बट फर्क क्या है? इस बार n सेल्स हैं तो n की रेजिस्टेंस होंगी। सिंपल। क्लियर है बात? पक्का? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद पढ़ेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, 4-5 रजिस्टर का गुच्छा है ये। क्या है? 4-5 रजिस्टर का गुच्छा। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ने क्या बोला, सुनो।
आपको दो हैं, बैलेंस भी अनबैलेंस भी, पर अनबैलेंस शायद आपको नहीं है, बैलेंस ही है सिर्फ। हमने अनबैलेंस भी किया हुआ है, मेरा वीडियो लेक्चर पढ़े हुए उसमें अनबैलेंस भी पढ़ा, सुन लो ध्यान से। मानो यहाँ से करंट आई, यहाँ पे I1 चले गई, यहाँ पे I2 चले गई। व्हीटस्टोन ब्रिज ने बोला हम मानते हैं कि R5 में कोई भी करंट नहीं जा रही, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? जो इसके लिए कंडीशन निकली वो निकली R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, यानी आप इसको ऐसे पढ़ते हो R1 बटे R3 इज इक्वल टू R2 बटे दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस अगर हो जाए, या फिर जैसे मैं करता हूँ दिस इंटू दिस अगर हो जाए, इसका मतलब इस करंट में, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही, तो इस ये फर्जी है, मतलब ये रेजिस्टेंस को आप काट सकते हो। ये क्लियर है, समझ आया? जैसे मान लो एग्जाम्पल देख लो, ये R5, इसको मैंने बोला 2 ओम, इसको बोला 4 ओम, इसको बोला 4 ओम, इसको बोला 8 ओम। क्या इतना क्लियर है? अच्छा, आपने बताना है इसमें करंट कितनी जा रही है, तो हम पहले देखेंगे अगर इसमें करंट है भी या नहीं है। कि दिस इंटू दिस हो रहा है, हाँ 2 इंटू 8 16, 4 इंटू 4 16, इसका मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं है, R5 फर्जी है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आप पूछेगा अगर फर्जी है तो R इक्विवेलेंट बताओ। अब तो बड़ा आसान हो गया ना, ये दो किसमें है सीरीज में, तो 6, ये दो किसमें है, तो 8 से 12, 6 और 12, क्या आंसर 4, 12 से 72 आंसर 4। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी, R इक्विवेलेंट भी निकाल दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। आसान है, कुछ भी नहीं है। क्लियर होगी बात? दिस इंटू दिस करना है। अच्छा, पर बात ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि पता चलता है, कई बार पता चलते हैं और कई बार पता नहीं चलते हैं। मान लो ये देखो, मान लो एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ये देखो, मतलब मेरा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मैंने बोला 2 ओम, इसको बोला 2 ओम, इसको बोला 2 ओम, इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला V, इसको बोला 0, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये 0 तो ये 0, कंडक्टिंग वायर है तो ये भी 0, ये V तो ये V तो ये भी V। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों रजिस्टर V और 0 के क्रॉस हैं, मतलब ये अगर V बनाऊँ और ये 0, तो 2 ओम भी इसके क्रॉस, 2 ओम भी इसके क्रॉस और 2 ओम भी इसको, यानी 2 2 2, तो आंसर 2/3। अरे यही होगा ना यार, देखो 2 का आंसर क्या है, 4/4, तो 1, तो 1 और 2 का, तो 2/3, आंसर 2/3। कहते हैं बात क्लियर? ये तो बहुत आसान था, हमने देख लिया। बट अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दूँ और यहाँ पे भी क्या करूँ, एक रजिस्टर लगा दूँ, फिर थोड़ी कहानी चेंज हो जाएगी। सुनो कैसे बेटा, ये 0 तो ये 0, पर अब ये 0 क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया 1 ओम का, 2 ओम लगा दो। अच्छा, ये भी, तो अब वो भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको X पुट कर देंगे और इसको Y पुट कर देंगे। क्लियर है? अब जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाएंगे हम। यहाँ A बनाएंगे यानी V, यहाँ पे B बनाएंगे यानी 0, जो XY है उसको हम ऐसे बनाएंगे व्हीटस्टोन की तरह। तो अब हम लिखते जाएंगे V और X के बीच में एक रजिस्टर, हाँ तो लिख दिया 2 ओम का। X और Y के बीच में एक 2 ओम का, तो लिख दिया 2 ओम का। X और B, यानी X और B के बीच है कोई, X और B यानी हाँ ये वाला है ना, तो लिख दिया 2 ओम का। Y और 0 2 ओम, और V और Y के बीच में, V और Y के बीच में 2 ओम। अब बेटा 2 ओम तो 2, 4 4 4, इसका मतलब ये फर्जी है, अभी हमने पढ़ा। तो 2 2 4 2 2 4 4 4, यानी 16/8 क्या 2। अरे ये सीरीज़ में तो 4, ये सीरीज़ में तो 4, आपस में पहले तो 4 × 4 16, 16/8 2, आंसर कितना है? तो ये इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब इतनी आसानी से नहीं दिखेंगे, आपको करने पड़ेंगे, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका पावर बैटरी। बेटा सुनो ध्यान से, कोई बैटरी है ना, कोई बैटरी है जो पावर देती है, वो देती है V × I। क्या देती है? V × I, मतलब V उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल और करंट कितनी भेज रहे हैं। मान लो एक बैटरी है, पोटेंशियल 20 वोल्ट, करंट दे रही है 5 एम्पेयर, तो सीधे पावर लिखोगे आप 100 वाट। कितनी आ गई पावर? 100 वाट। कहते हैं बात क्लियर है? पावर की और भी फार्मूला है V²/R, जैसे पावर इज इक्वल टू I²। यार यहाँ पे ये पैरेलल में लगाना, क्योंकि पैरेलल में भी सेम होता है, सीरीज में सेम होता है, ये वहाँ लगाना। कहते हैं बात क्लियर है? अच्छा आप सुनो बेटा, बैटरी का वर्क डन होता है, वो होता है Q × V। कितना होता है? Q × V। और बेटा वर्क डन ही एनर्जी होती है, और पावर और एनर्जी में फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी बटे टाइम। ये बात याद रखना।
इसका मतलब जो भी पावर के फॉर्मूले आप टी से मल्टीप्लाई कर दो, टी से क्या मल्टीप्लाई कर दो, टी से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, अगर छोटा टाइम है आप बोल सकते हो डी ई इज इक्वल टू पी डी टी, यानी डी ई इंटीग्रेशन मार देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यानी ई बचा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पावर का फॉर्मूला क्या, आई स्क्वायर आर डॉट डी टी। एक ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का आई स्क्वायर आर, आई कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाना, आंसर आ गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। इसका मतलब अगर पी दिया हो तो ई निकालना कोई बड़ी बात नहीं, और ई दिया हो तो पी निकालना कोई बड़ी बात नहीं। कहने का मतलब सुनो, पावर को फ़र्क पड़ता है टाइम से, पर एनर्जी को टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप करंट और चार्ज से रिलेट कर सकते हो। जैसे करंट क्या बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पावर है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी जो जा रही है। जैसे मान लो पावर कैसे देखते हैं, मान लो 200 जूल 1 सेकंड में जा रहा है और 200 जूल 10 सेकंड में जा रहा है, तो पावर ई बटे टी, मतलब जिसकी पावर है 200 वाट और इसकी पावर है 20 वाट। क्लियर है ना बात? ये 200 जूल 1 सेकंड में जा रहा है, वो 200 जूल 10 सेकंड में है, तो उसकी पावर कितनी है, कम है, और इसकी पावर ज़्यादा है। और पावर का यूनिट सबको पता है, वॉट होती है। क्या होती है? वॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा, सर्किट वगैरह नहीं बनाया क्योंकि उसमें टाइम बड़ा खर्च हो जाता है। अब बोलते हैं मैक्सिमम पावर आप कब ले सकते हो बैटरी से, याद रखना ये पॉइंट। मैक्सिमम पावर बेटा मैक्सिमम आप तब ले सकते हो जब आर के बराबर हो जाए। कहने का मतलब जब इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाए। जैसे मान लो ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यहाँ कोई बैटरी लगी है, इसका ईएमएफ है, यह 2 वोल्ट की बैटरी, सॉरी 2 वोल्ट नहीं 20 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम इसका रेजिस्टेंस। अगर मैं आर की वैल्यू 1 ले लूँ ना यहाँ पे, तो मेरे पास मैक्सिमम पावर आएगी। कितनी आएगी? मैक्सिमम। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। एक और बात सुन लो, जब मैक्सिमम पावर आती है यहाँ पे तो एफिशिएंसी से 50% मिलती है। कितनी मिलती है एफिशिएंसी? 50%। एफिशिएंसी और पावर दोनों अलग अलग चीज़ें, डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो बना रखी है, पर याद रखो मैक्सिमम पावर आर इज इक्वल टू आर पे मिलती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, ठीक है। अच्छा, आप पूछेगा क्या? सेम क्वेश्चन है बेटा, पावर पूछ लेगा रजिस्टर में। क्या पूछ लेगा? पावर। तो अगर आपको पता है सीरीज़ में, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ गिवन दे देगा, आपको बोलेगा इसमें बताओ पावर कितनी है, इसमें बताओ पावर कितनी है। अब सुनो बेटा, यहाँ से पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालो। सुन लो, आर इक्विवेलेंट निकालो, वोल्टेज आपको दी होगी बेटा, ये निकल गया तो टोटल करंट निकल गई। अगर टोटल करंट निकल गई तो मैंने आपको करंट निकालना सिखाई है, तो यहाँ की करंट निकाल दो, तो आई डैश निकल गई बेटा, आई डैश निकल गई। आर तो पता ही होगा यहाँ का, तो सीधा आई स्क्वायर आर लगा तो खत्म हो गया क्वेश्चन। अरे क्या तुम्हें समझ आया? पक्का, गारंटी या नहीं? क्लियर होगी? ऐसे ही करने क्वेश्चन, आसान होते हैं। अच्छा, पूछ लेगा किसकी बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो बेटा ये देखो बल्ब वाले क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो जो हमने किए थे ना। ये देखो, इसी क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। ये देखो, ये बल्ब, यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे बल्ब, जितना मर्जी बल्ब लगाओ, यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे बैटरी लगा दो। अब सुनो, ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। वो बोलेगा अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या सबसे ज़्यादा कौन जलेगा या सबसे कम कौन जलेगा, कुछ भी सुनो। बैटरी लगा देगा 20 वोल्ट की। देखो हम क्या करेंगे, हम इसको ना रजिस्टर का सर्किट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सब रजिस्टर है, तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल देंगे, क्योंकि इनका रजिस्टर होता है ना। देखो आपको बल्ब जो दिया होगा ना, बल्ब ऐसे दिया होता है 220 वाट 100, या अगर ऐसे नहीं भी दिया होगा, सॉरी 220 वाट क्या लिख दिया, वोल्ट लिख दिया, और 100 वाट, तो बेटा आपको पता आर क्या वैल्यू क्या हो जाती है? वी स्क्वायर बटे पी। तो आर निकाल सकते हो ना यहाँ से। अरे पावर इज वी स्क्वायर बाय आर निकाल सकते हो। तो हमने क्या करना, आर पता होगा आपको, आर दिया होगा, आर दिया तो क्या करंट निकल गई। तो बेटा करंट यहाँ से सबसे आ जा रही है ना, तो ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा इसकी होगी। फिर करंट बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रही है, फिर करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है। अब देखोगे इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट वहाँ कम जाएगी। तो क्लियर है? जैसे पहले क्वेश्चन किया था ना, मैं बता रहा था, वैसे ही डिटो है। क्या क्लियर है बात? अच्छा, फिर क्या करेगा, बल्ब को सीरीज़ में डाल देगा। किस में डाल देगा? बल्ब को ऐसे सीरीज़ में रख देगा, बोलेगा बताओ किस में से पावर सबसे ज़्यादा जा रही है। अच्छा, करेगा क्या, इसकी वोल्टेज भी दे देगा, इसकी वोल्टेज भी दे देगा, इसकी वोल्टेज भी दे देगा, इसकी पावर दे देगा, इसकी पावर दे देगा, इसकी पावर दे देगा। अच्छा, यहाँ पे वोल्ट दे देगा। सुनना ध्यान से बेटा, वी पी पता है तो आपको आर निकल गया, आर निकल गया, आर निकल गया।
ठीक है बेटा, आई तो सब में सेम जा रही है, तो पावर का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, आई स्क्वायर आर। अब सुनो ध्यान से बेटा, आर जिसका ज़्यादा होगा, आर जिसका, तो पावर उसकी भी ज़्यादा होगी, पावर उसकी क्या होगी, ज़्यादा। क्या क्लियर है बात, पक्का। तो रेजिस्टेंस देख लेना किसके ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका पावर, मान लो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी, पर पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, सुन, पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में जिसका आर कम होगा ना उसकी पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि पैरेलल में वी सेम होता तो फार्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर बटे आर। तो देखो इसमें इन्वर्सल रिलेशन है, और होना भी चाहिए यार, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ना, पैरेलल में क्या सबको वोल्ट बराबर मिल रही है, पर यहाँ पे सबको वोल्ट बराबर नहीं मिल रही। बेटा अगर बल्ब में ऐसे लिखा है ना 220 वोल्ट 100 वाट, तो बेटा ये 100 वाट तब देगा जब 220 दोगे आप इसको, या तो 220 मिल रही नहीं है, या तो यहाँ अलग खर्च होगी, यहाँ अलग खर्च, पर यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे सेम है, तो पावर सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होगा। क्या क्लियर है बात, पक्का, गारंटी, कुछ पूछना तो नहीं है, पूछोगे भी कैसे, ठीक है। उसके बाद बेटा एक टॉपिक है जो कि अगले चैप्टर का है, पर मैं कवर करवाना चाहता हूँ, आप बाद में भी देख सकते हो इसको। इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। देख लो बेटा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाते हैं। बेटा आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या है, देखो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो छोटी छोटी करंट को मेजर करता है, बड़ी बड़ी करंट को मेजर नहीं कर सकता। क्या इतनी बात क्लियर है। एम क्रॉस बी के फंडे पे काम करता है, टॉक पे। पर चलो आपको इसको एमीटर बनाना है, उसको वोल्टमीटर बनाना है, हम थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे गैल्वेनोमीटर में, ये एमीटर और वोल्टमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमीटर और वोल्टमीटर। क्या इतनी बात क्लियर है। अच्छा वही करने वाले हैं अभी, थोड़ा फोकस कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है। अच्छा बेटा या तो गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाते हैं हम शंट लगा के, क्या लगा के, शंट लगा के पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ। शंट क्या है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। पहली बात तो ये अपने माइंड में डाल दो। देखो गैल्वेनोमीटर ना छोटी करंट मेजर कर सकता है। मान लो ये देखो, ये करंट आई, यहाँ से आई करंट आई, रजिस्टर से घूम ली, हमने क्या गैल्वेनोमीटर लगा दिया। हम चाहते हैं ना यहाँ पे कम करंट जाए, पूरी आई थोड़ी चले जाए, फिर तो खराब हो जाएगा ना। तो हमने क्या कर दिया, एक पैरेलल में शंट लगा दिया। फ़ायदा क्या हुआ, हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ आई जी जाए और यहाँ पे पूरी आई माइनस आई जी जाए, इसको बोला शंट। फ़ायदा क्या है, ये बहुत कम है, बहुत कम है, तो करंट यहाँ ज़्यादा जाएगी और यहाँ पे करंट कम जाएगी। मान लो गैल्वेनोमीटर की करंट है 0.1, इससे ज़्यादा वो टूट जाएगी इसमें मिली एम्पेयर। तो 0.1 यहाँ जानी चाहिए, तो 1000 आ रही है, तो बाकी सारी यहाँ जानी चाहिए। तो हमने क्या करती है, इतना छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया, सारी करंट वहाँ बाहर। क्या इतनी बात क्लियर है। क्या लिखा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाओ, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाओ, शंट लगा दिया पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये आपका एमीटर है, ये आपका एमीटर। और बेटा सुनो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर नियरली 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0, मतलब आइडियल की 0 होनी चाहिए। अगर 0 नहीं होगी ना दिक्कत हो जाएगी, 0 नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आज तो समझा देता हूँ बेटा। अगर इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो लिखेंगे 1/RA इज इक्वल टू 1 ये G, यानी 1/S प्लस 1/G। इसको मतलब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को G मान लो। बेटा अगर RA 0 है तो शंट को भी 0 होना पड़ेगा। 0 मतलब तभी छोटा है, इतना छोटा लगाएंगे ना, ये देखो ना, तभी तो सर्टिफाई होगी बात। इसका मतलब शंट भी टेंडिंग्स टू 0, बहुत बहुत छोटा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से फार्मूला भी देख लो बेटा, दोनों का पोटेंशियल बराबर है, तो I इंटू आर यानी IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो यहाँ से आप S भी निकाल सकते हो और यहाँ से आप I भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। क्वेश्चन बोलेंगे, एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस, सुनते हैं ना, G है रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, जिसमें मैक्सिमम करंट बह सकता है 0.1 एम्पेयर। हमने उसको एमीटर बनाना है जो कि 100 एम्पेयर मेजर करे। तो बताओ कितने की शंट लगाएं। खत्म हो गया क्वेश्चन, बाकी सबको तो दिया ना, पुट करना तो आता ही है तुम्हें। क्लियर होगी बात, पक्का। मतलब याद रखना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाएंगे, शंट लगाएंगे पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, जो कि बहुत स्मॉल होती है। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम वोल्टमीटर बनाएंगे इससे। वोल्टमीटर क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे। अच्छा करते हैं, हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं सुनो। हम क्या करेंगे कि लार्ज रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्या इसको शंट मत बोलना यार, लार्ज रेजिस्टेंस लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में। आ जाओ देखते हैं। मान लो ये ऐसे, ये गैल्वेनोमीटर की सीरीज़ में लार्ज, इसको बोला एस, वही है लार्ज रेजिस्टेंस।
यहाँ से करंट आई आर, यहाँ आर, हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ आई जी जाए और यहाँ पे क्या जाए आई माइनस आई जी। क्यों चाहते हैं जी? क्योंकि सुई टूट जाएगी। तो बेटा हमने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया है कि यहाँ पे करंट बहुत कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट बहुत कम मतलब उतनी करंट जितनी गैल्वेनोमीटर मिल रही है। और इस सेटअप को, ये छोटे से सेटअप को हम बोलते हैं वोल्टमीटर। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो क्रॉस तो सीधे लिख सकते हैं वोल्टमीटर का पोटेंशियल आई इंटू आर, आई जी, ये भी आर ये भी आर, तो सीरीज़ में तो जी प्लस एस। क्या क्लियर है बात? पक्का? आप क्वेश्चन कैसे आएंगे? एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, उसमें से करंट बह सकती है 10 मिली एम्पेयर। आपने उसको वोल्ट मीटर बनाना है जो 25 वोल्ट मेजर करे। बताओ लार्ज रेजिस्टेंस कितने की लगाएं? क्या इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन हल हो गया। अच्छा, कई बार बोलेंगे गैल्वेनोमीटर की 3 डिवीजन है, उतने डिवीजन है। एक डिवीजन में करंट 4 एम्पेयर जाता है, 4 मिली एम्पेयर जाता है, तो 25 में कितना 100 जाएगा, 20 में कितना 80 जाएगा। तो क्या इतनी बात क्लियर है? सीधा मल्टीप्लाई करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा देख लो, क्वेश्चन निकालने तो यानी गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस हो जाएगी वी, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा जी प्लस एस, सीधे हो जाएगी जी प्लस एस। इसमें देखो, इसमें पैरेलल में था, उसमें सीरीज में था, तो जी प्लस एस। इसका मतलब एस तो बहुत बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर एस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो बेटा वी को भी टेंड करना पड़ेगा इन्फिनिटी। मतलब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। इसकी रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए और इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें शंट बहुत बड़ा, शंट नहीं बेसिकली जो रेजिस्टेंस लगाएंगे बहुत बड़ी लगाएंगे ताकि करंट बहुत कम हो जाए। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का गारंटी बता दिया जाए। ये वीडियो बिना एडिट के ही डाल देनी है। अच्छा, उसके बाद जो टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का काम। क्या काम है? अननोन रेजिस्टेंस बताना। क्या बताना? अननोन रेजिस्टेंस सर्किट में, यही काम है इसका। मान लो कोई तार ले ली, बताओ कितना रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, इसको बता देगा। किस प्रिंसिपल पे से? व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक ऐसा कनेक्शन देखेंगे जहाँ पे करंट 0 हो जाए। अगर जहाँ पे करंट 0 हो जाएगी तो हम अपना R1 R2 R3 वाला फंडा लगा सकते हैं ना। देखो कैसे बनाते हैं इसको, सेटअप देखो। ऐसा करके सेटअप होता है। यहाँ पे वायर लगी होती है 100 सेंटीमीटर की, ये वायर है वो 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेटालिक्स की प्लेट लगी होती है ऐसे करके। ये सारी मेटालिक प्लेट्स हैं। यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं 1 2 1 2 3 1 2। कहते हैं बात क्लियर? ये है वो आपकी 100 मीटर। अच्छा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस हो गया, ऐसा नहीं है ये रेजिस्टेंस लेस है, ठीक है। इसके साथ बैटरी लगा देंगे, बैटरी में दिखा रहा नहीं, आसान है। हम क्या करेंगे, जो हमको अननोन रेजिस्टेंस है हम इसके क्रॉस जोड़ देंगे ऐसे करके। इसको मैंने बोला एक्स यानी अननोन रेजिस्टेंस, ठीक बेटा। इसके क्रॉस और इसके क्रॉस हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? रेजिस्टेंस बॉक्स। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में देखा होगा रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है बेटा, बहुत सारी कीज़ लगी होती हैं। जिस की को निकालता हूँ मैं वो रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाती है। मान लो मैंने 20 एम्पेयर निकाला, वहाँ से 20 एम्पेयर की निकाली तो सर्किट में 20 एम्पेयर आ गया। इसका मतलब ये है नोन रेजिस्टेंस, ये हमको पता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट दिखाना। और यहाँ से एक जॉकी लगाई इसके ऊपर। क्या लगाई बेटा? जॉकी लगाई। जॉकी कुछ भी नहीं है, एक पेन टाइप है। आप मान लो नीचे से ऐसे मेटल का है तो उसको स्लाइड करते हैं वायर पे, ठीक है। जॉकी लगाई और हम तब तक देखेंगे जब तक करंट 0 नहीं हो जाए। क्या नहीं हो जाए बेटा? करंट 0। क्योंकि हमको पता है अगर करंट 0 है तो ये रेजिस्टेंस कैसे बनी? मान लो रेजिस्टेंस है लैम्डा ओम पर मीटर। मान लो हमको जॉकी जो नल पॉइंट आया वो आया L1 पे, और ये कितनी है? 100 माइनस L1। तो इसका मतलब लैम्डा ओम है, तो मतलब यहाँ की रेजिस्टेंस लैम्डा L1 और यहाँ की रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू 100 माइनस L1। कहते बात क्या? अगर मैं व्हीटस्टोन में आपको दिखाने की ट्राई करूँगा तो कुछ ऐसा। ये आ गया x, ये आ गया रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आ गया लैम्डा L1, ये आ गया लैम्डा 100 माइनस L1। अगर बेटा मैंने ढूंढ लिया कि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं है तो दिस इंटू दिस कर सकता हूँ। मैंने माना ना करंट नहीं है, मैं जॉकी को हिला रहा हूँ। मान लो जॉकी को यहाँ दिखाया गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, फिर यहाँ दिखाया गैल्वेनोमीटर, पर जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा L1 पे, इधर से L1 पे, तो डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रही है। इसका मतलब करंट जीरो। तो दिस इंटू दिस यानी x इंटू 100 माइनस L1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू RB इंटू लैम्डा L1। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यानी x की वैल्यू आई रेजिस्टेंस बॉक्स डिवाइड बाई 100 माइनस L1।
अब सुनो, रेजिस्टेंस बॉक्स तो आपने खुद लगाया है, आपको वैल्यू पता है L1 बेटा, L1 तो हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, जॉकी को तो हम रख रहे हैं और हमको पता है 100 सेंटीमीटर का स्केल है, तो हमको पता है कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी है। तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, पीछे क्या बचा, एक्स ही तो बचा, बच्चों का खेल। क्या क्लियर है बात? पक्का? अब सुनते जाना, ठीक है? सुन तो, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन क्या है सुन लो। मान लो उसने बोला रेजिस्टेंस बॉक्स को मैंने डबल कर दिया, मान लो रेजिस्टेंस बॉक्स 10 थी 20 कर दी। बेटा अगर इसको डबल कर दिया तो इसकी शिफ्टिंग कहाँ होगी, फील करो बेटा। अगर इसको बड़ा किया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अरे मान लो पहले ऐसे हो रहा था, एग्जाम्पल पहले हो रहा था 4 × 2 बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 2 8 4 2 8, पर बेटा इसको मैंने 8 कर दिया, तो बेटा इसको 2 से 1 करना पड़ेगा क्योंकि 8 लाना है, तो इसको कम किया, मतलब जॉकी को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या तो समझ आया? इसका मतलब अगर इसको डबल करेंगे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको कम करेंगे तो इसको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा जब हमने ये सॉल्व किया, हमने क्या किया, हमने इसकी मेटालिक की और इसकी मेटालिक की हमने कंसीडर नहीं की रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस होंगे ना, तो इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। देखो एंड करेक्शन में कुछ नहीं करना, पहले तो आपको ओम वगैरह देते थे, डायरेक्ट लेंथ दे देंगे। वो बोलेंगे इसको ए है, इसको बी है, वो बोलेंगे यहाँ की एंड करेक्शन है 4 सेंटीमीटर, यहाँ की है 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस में नहीं देंगे आपको 2 ओम पर सेंटीमीटर नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट दे देंगे 4 और 6। तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर सुनो एंड करेक्शन के साथ x × 100 - L1 कर दिया, और साथ में लिखेंगे +6 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बॉक्स इंटू लेमडा, साथ में क्या लिखेंगे, सॉरी लेमडा तो खत्म हो गया ना, L1 प्लस, मतलब सीधे ऐड कर देंगे यार, कुछ नहीं है, सीधे क्या कर देंगे, ऐड करते हैं। मान लो 20 दी है तो 20 + 4 24 हो जाएगी, और ये 20 हो तो 80 होगी, तो 80 + 6 देख लेना, प्लस माइनस तो तुम्हें आता ही करना। क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब डायरेक्ट ऐड कर देंगे, डायरेक्ट लेंथ में ऐड कर देंगे। तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू हमको मिलती है 50 सेंटीमीटर पे। कितना मिलती है? 50 सेंटीमीटर पे। ये आ गया आपका मीटर पिच, ठीक है। एक क्वेश्चन था इसके ऊपर, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बहुत हल्के आते हैं। क्वेश्चन क्या था, नीट में आया उसके क्वेश्चन, ऐसे था कुछ, ये शायद R था, ये 5 ओम था, और ये L1 था, और ये 100 - L1 था, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही था। उसने बोला तो आपको पता है, उसने बोला यहाँ पे I0 है, बट I0 तो दिस इंटू दिस, एक क्वेश्चन आ गई। उसने बोला जब R को मैंने शंट कर दिया, मैं करा रहा नहीं हूँ क्वेश्चन, सुनना, R को मैंने शंट कर दिया R के साथ, शंट मतलब पैरेलल में लगाना, और छोटा शंटर कर दिया R के साथ, तो ये वाली लेंथ 1.6 L1 होगी, और ये वाली भी 100 - 1.6 L1 होगी। तो बेटा आंसर बताओ R और L क्या है? बहुत आसान है यार, क्या 2 इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन बन गई तो 2 वेरिएबल निकालना कौन सी बुरी बात है। देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 5 × 100 - L1 इज इक्वल टू RL1। दूसरी इक्वेशन बनी 5 × 100 - 1.6 L1 इज इक्वल टू R, क्या R/2, तो R/2 1.6 L1, खत्म हो गया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल निकाल सकते हो। क्या क्लियर है बात? पक्का, गारंटी, समझ आ गया? ठीक है। इसका मतलब लास्ट टॉपिक बचता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। बेटा पोटेंशियोमीटर वोल्टेज के काम आता है, वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो वोल्टमीटर भी यही काम करता है। पर वोल्टमीटर बेटा हमको एरर देता है। क्या देता है वोल्टमीटर? एरर। सुनो, जब हमने वोल्टमीटर लगाया तो बेटा ये E है, ये R है, वोल्टमीटर ने जो मेज़र किया वो किया E - IR। क्या वो E मेज़र कर पाया? नहीं। अरे रेजिस्टेंस तो होगी ना, अपनी भी है उसकी, इसकी तो अपनी भी है छोटी सी, तो इसका मतलब ये E - IR मेज़र करेगा। I की वैल्यू पता है ना, E/R + R, इसका मतलब ये मेज़र करेगा। हमको तो E चाहिए। पर गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन पे बेस, सर गैल्वेनोमीटर कहाँ, पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन पे बेस है। ये I को, इस चीज़ को 0 कर देगा बेटा। अगर इस चीज़ को 0 तो क्या V = E, हाँ, जो हम मेज़र करेंगे, हम पूरी EMF मेज़र करेंगे। क्या क्लियर है बात? हम IR वाले फैक्टर को ही 0 कर देते हैं, जो कि वोल्टमीटर नहीं कर पाता। डेली लाइफ में हम वोल्टमीटर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो छोटा होता है, कन्वीनियंट होता है, आसान होता है यूज़ करना, और साथ में हमको 5-7% से
आयरन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जहाँ हमको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर। अच्छा बहुत लंबा होता है ये, ठीक है, 10 मीटर का, 10 मीटर का, 10 मीटर। अच्छा ठीक है, देखो काम क्या होता है, काम इसके इंपॉर्टेंट है। ये हम बेटा EMF बता देता है किसी सेल बैटरी की, ये दो कंपेयर भी कर देता है बेटा, कंपेयर कर देता है EMF सेल्स की। और तीसरा, अगर किसी बैटरी की हमको इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है, क्या बतानी है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये वो भी बता के दे देते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब EMF बता के दे देगा टिक, कंपेयर करके दे देगा टिक, दो बैटरी हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी बैटरी की बताना वो भी बता देगा। तो इसका बहुत सारा काम है, ऐसा नहीं है कि फर्जी है, अच्छा है ये। आ जाओ पढ़ते हैं इसको। EMF निकालते हैं पहले सेल की। देखो ये वायर ली, ठीक है, मान लो L इसकी लेंथ है, यहाँ से हमने एक बैटरी जोड़ दी इसके साथ, V वोल्ट की बैटरी। तो बेटा ये हाई पोटेंशियल, तो ये V, तो V, ये 0, तो ये 0। हमने जो जोड़ना है उसको हमने यहाँ लाया, हमने देखो इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो डेरिवेशन प्रिपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जोड़ा इसको, इसके साथ इंटरनेशन, इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ा और इसके साथ जॉकी जोड़ी, ठीक है ना। हमने क्या कि हिलाया, तब तक हिलाया जब तक करंट 0 नहीं हो जाए। मान लो करंट 0 हुई L1 पे, किस पे करंट, तो नल डिफ्लेक्शन आ गया। अब बेटा यहाँ 0, तो यहाँ 0 मान लो इसकी EMF थी, तो बड़े से छोटा यानी E, तो बेटा ये R। अब सुनो बेटा, जब I ही 0 हो गया तो मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर, नहीं तो आपको पता है ये प्लस ये माइनस, यहाँ IR, तो ये आना था, यहाँ पे आना था E माइनस IR, जबकि I ही नहीं है तो हमको E मिला, तो इसके अक्रॉस E मिला। क्या इतनी बात क्लियर है? यही तो मैं बोल रहा था, IR के फैक्टर को 0 कर देगा वो, क्लियर है, क्योंकि करंट ही हमने खुद ही 0 किया, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा L में, पूरे L में हमको पोटेंशियल मिल रहा था V, तो 1 यूनिट में मिलेगा V/L। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत अच्छा रोल है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर एक में V/L है तो L1 में कितना होगा पोटेंशियल बेटा? V/L × L1। बट हमको पता है यही किसके बराबर है? E के बराबर है। अभी हमने निकाला ना यार, यही पोटेंशियल E के बराबर भी है, तो बेटा E की वैल्यू आ गई V/L × L1। अब सुनना, V/L पोटेंशियल ग्रेडियंट, बेटा लेंथ हमने चूज़ की है, पोटेंशियल हमने लगाया है, L1 जो कि हम लगा रहे हैं, तो EMF निकालना कौन सी बड़ी बात है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी, समझ आया? 2-3 क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा। मान लो ये है 40 वोल्ट, यहाँ पे सेल लगाया मैंने, ये जॉकी लगाई, ठीक है, ये 10 मीटर की वायर है। कितने मीटर की जो लेंथ दी है वो ली है 10 मीटर टोटल। L1 फाइंड करते हैं, आपने फाइल करना है L1। अच्छा, EMF लगाई है 20 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया 1 ओम का। बेटा ये 0 तो ये 0, तो ये 40, तो ये 40 वोल्ट, तो ये 40 वोल्ट। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा ये 0 तो बड़े से छोटा, अच्छा -20। पर बेटा यहाँ देखो वायर के क्रॉस तो 0 से 40, वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 40, आपको मेजर EMF कितना करना है? -20। क्या पॉसिबल है? अरे -20 तो 0 से पीछे आएगा ना, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये कंडीशन नॉट पॉसिबल है, लिख देना। हालांकि E1 E2 से बड़ा था, 20 से बड़ा है, बट इसकी पोलैरिटी चीज़ है। देखो छोटा वाला क्या बड़े वाले के साथ है, इसका मतलब सबसे पहले पोलैरिटी चेक करोगे। अगर पोलैरिटी चेंज आ गई, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, ये वही वायर 10 मीटर की वायर है आपके पास, यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ये चौकी लगा दी ये, और मान रहा हूँ मैं करंट 0 है। अच्छा, अब क्या किया मैंने, यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस ले ली और इसकी अपनी R रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये R हमने क्या किया, ये है 40 वोल्ट, ये है 4 ओम और ये है 6 ओम, मतलब इस पर जो वायर है इसकी भी रेजिस्टेंस भी ले ली। अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, इसकी भी रेजिस्टेंस ले ली। बेटा ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 1 ओम, ये जो मर्जी लगाओ, आपको पता है करंट तो जानी नहीं है। आपको पूछा L1 बताओ, क्या बताओ? L1। अच्छा ठीक है, आ जाओ ट्राई करते हैं। बेटा यहाँ 0 तो यहाँ 0 तो यहाँ 0, छोटे से बड़ा यानी 10 वोल्ट। अच्छा बेटा यहाँ पे कोई करंट नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 10 वोल्ट। क्या इतनी बात है? बट सुनते जाना बेटा, यहाँ पे 40 नहीं लिख सकता, रजिस्टर आ गया ना, तो निकालेंगे कैसे? I = क्या E/R + R, तो I =
और ई की वैल्यू कितनी है बेटा 40, आर प्लस आर, बेटा इसका आर 6 इसका 4, सीरीज़ में तो 10, तो करंट आ गई 4 एम्पेयर की, मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है वो 4 एम्पेयर कर रही है। अच्छा बेटा अगर 4 एम्पेयर 6 ओम से जा रही है तो 6 4 क्या 24 वोल्ट, मतलब इसके क्रॉस 24 वोल्ट है। हाँ क्या 24 वोल्ट 10 वोल्ट नाप सकता है? हाँ नाप सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला पढ़ा है हमने बेटा, सीधे करेंगे V/L, तो V कितना है 24/L टोटल लेंथ, V/L इसके क्रॉस V/L इंटू L1, क्या वोल्टेज 10, तो बेटा L1 की वैल्यू कितनी आ गई 100/24 मीटर। अरे क्या तुम्हें समझ आया नहीं आया? पक्का गारंटी? हाँ मीटर में। क्या क्लियर है बात? L1 निकल गई। क्या मुश्किल था? क्या कुछ मुश्किल नहीं था। बट सुनना, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, सुनो, यहाँ पे मैं 30 वोल्ट लगा दूँ। क्या लगा दूँ? 30 वोल्ट। बेटा तो यहाँ पे 30 आएगा, तो यहाँ पे 30 आएगा, पर नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों बेटा? हाँ ये बैटरी तो बड़ी है इस वाली से जिसका नापना है हमने, पर जो पोटेंशियल हमको मिला वो तो 24 का मिला ना यार। पर 24 में क्या 30 नाप सकते हो? अरे 30 तो कहीं बाहर आएगा ना, तो 30 ये भी केस कैसे है? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसी पोलैरिटी देखेंगे, हम आगे भी चेक करेंगे। क्या क्लियर है बात? पक्का? देखो पोलैरिटी ठीक थी, EMF भी पड़ा था उसका, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर है ना, कंडीशन है, लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर मस्ट बी ग्रेटर देन द EMF कनेक्टेड, जिसका निकालना है हमको। क्या क्लियर है बात? पक्का? ठीक है। अच्छा बाकी तो आसान है, अच्छे से अच्छा करा दिया मैंने आपको। इसके बाद क्या बचा? इसके बाद कंपेयर करते हैं 2 EMF को, उसके क्वेश्चन सीधे आसान आते हैं। कंपेयर कर दो, देखो कैसे। ये बैटरी, अब जो 2 लगाने हैं वो यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा ये E1 R1 E2 R2, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के से, और ये एक जॉकी कनेक्ट कर दिया। मान दो लेंथ पूरी L है। अच्छा 2 की भी लगा दो भाई, ये K1 ये K2। अब हुआ क्या? ये V तो ये V तो ये V तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0, छोटे से बड़ा यानी E1 ये E2। क्या इतनी बात है? अब बेटा K1 को क्लोज करो, K1 ओपन थी ना, मान लो इसको ओपन रहने दो, इसको क्लोज करो, मतलब K1 को क्लोज K2 को ओपन। बेटा जब K1 को क्लोज करोगे K2 को ओपन तो सर्किट ये वाला बनेगा, और हम तो मान रहे हैं यहाँ पे I0 मतलब इसके क्रॉस E1 बनेगा। तो क्या लिखेंगे? V/L इंटू, मान लो L1 पे जो हमको वो आया नल पॉइंट आया, तो L1 इज इक्वल टू E1। सेकंड केस में हम क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे? ओपन। सेकंड केस में K1 को ओपन कर देंगे और K2 को क्या कर देंगे? क्लोज। तो इस केस में आएगा V/L इंटू L2 इज इक्वल टू E2, और L2 कहीं यहाँ पे आ गया मान लो। कहती बात क्लियर? दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा L1/L2 इज इक्वल टू E1/E2, 100% करेगा। कहती बात क्लियर है? इसका मतलब अगर कंपेयर करने ही है हमको 2 सेल की EMF, तो हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि L1 और L2 हमको गिवन होगा। अरे L1 और L2 तो हम ही नाप रहे हैं ना, जॉकी तो हमने उठाई है ना, तो बता सकते हैं। अच्छा अगर मान लो E1 भी गिवन है, L1 भी गिवन, E1 भी गिवन, L2 भी, तो E2 भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप E1 भी निकाल सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है? इस पर क्वेश्चन इतने हल वही आते हैं, हालांकि आते ही नहीं हैं, पर चलो लास्ट एप्लीकेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बताइए वही बैटरी, अच्छा ये V तो ये V तो ये V तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0, मान लो ये E है। अच्छा ये R है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हमने, ये E तो ये E। अब सुनो बेटा, जब की ओपन है ऐसे, तो बेटा हम मान रहे हैं I0 तो मान लो L1 पर नल पॉइंट मिल रहा है, तो सीधे वही लिखेंगे V/L इंटू L1 इज इक्वल टू E1। ये तो अब हम सीख ही सकते हैं, E1 कहाँ E। बट जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, सुनो जैसे मैंने इसको क्लोज किया, ये तब की कहानी जब K ओपन है और K क्लोज, जैसे ही क्लोज करेंगे तो बेटा ये आपस में एक सर्किट बन गया। इसका मतलब अब करंट 0 में अब करंट फ्लो करेगी कैसे? बेटा सुनो, E और यहाँ पे R, तो मतलब यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा E-IR। क्यों? I की वैल्यू क्या होती है? E डिवाइड बाई R प्लस R। तो R क्या है इसमें? RB प्लस R। क्या ये बात तुम्हें समझ आई? मतलब इस बार करंट फ्लो कर रही है, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा, ध्यान से देखना, V/L इंटू L2 इज इक्वल टू E-IR, क्योंकि इस बार करंट फ्लो कर रही है। अरे इसके अक्रॉस कर रही है नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है।
और मान लो ये वैल्यू कहीं यहाँ पे आएगी, छोटी आएगी, मैं समझा दूंगा लास्ट में क्यों छोटी आएगी, पिछली वाली से छोटी आएगी। अच्छा, आई की वैल्यू क्या है बेटा, ई डिवाइड बाई आर बी प्लस आर, पुट कर देंगे ई डिवाइड बाई आर बी प्लस आर इंटू आर। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो बेटा, वी बाई एल कैंसिल, तो ये बचा L1 बाई L2 इज इक्वल टू ई, और यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी ई आर बी प्लस ई आर माइनस ई आर डिवाइड बाई आर बी प्लस आर, ये कैंसिल, ये वैल्यू बची, तो ई और ई कट गया, आर बी प्लस आर ऊपर चले गया, आर बी प्लस आर नीचे बचा आर बी, हमको आर चाहिए, तो आर की वैल्यू आ गई L1 बाई L2, आर बी बाई आर बी 1 यहाँ गया -1, और पीछे क्या बचा आर बी इंटू आर बी। अब सुनो, क्या आर बी पता, हाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स को हमको पता है कितना निकाला है, क्या L1 पता है, हाँ हमने जो आपके सेट किया, L2 पता है, हाँ। अब सुनो, अगर मैं L2 बड़ा कर दूँ, L2 क्या कर दूँ, बड़ा कर दूँ, तो ये टर्म माइनस में आने लगेगी, ये देखो ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L1 माइनस L2 बटे L2, तो बेटा L2 बड़ा कर दिया तो टर्म माइनस में आएगी ना, तभी L1 बड़ा रखा मैंने यहाँ पर और L2 छोटा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, जो रेजिस्टेंस लगी है वो 4 ओम की लगी है, बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है सेल की, तो बेटा ये गिवन ये तो आपके लिए हलवाई हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती है। अब लगातार आपके लेक्चर आएंगे, लगातार आएंगे, अब आपके मैग्नेटिज्म पे आएंगे, फिर EMI AC शुरू हो जाएंगे लेक्चर इन 10 दिनों में या 5-6 दिनों में, तो पूरी 12th कंप्लीट हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? पक्का। आप देखो, अच्छा एक टॉपिक रह गया था, मोबिलिटी, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर मैं 1 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, उसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। यानी मोबिलिटी निकालनी है तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके बाय, थैंक यू।